हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दिल्ली आईएएस रायपुर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप जानते हैं, आपके प्रीलिम्स एग्जाम बहुत अभी नजदीक हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए हमारी ये जो 30 कदम 2.0 आपकी प्रीलिम्स ओरिएंटेड एमसीक्यू बेस्ड सीरीज है, इसमें हमने आपके पूरे सिलेबस को और हर एक सब्जेक्ट को 30 टॉपिक में डिवाइड किया है और हर एक उस 30 टॉपिक की हमने 30 क्वेश्चन के माध्यम से उस पूरे टॉपिक को हमने कवर करने की कोशिश की है। इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको डायरेक्ट 30 क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जितना भी उसके इर्द गिर्द आपके जो भी टॉपिक्स कवर हो सकते हैं वो भी हम आपको यहाँ पे रिवीजन करवाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कम टाइम में कितना फास्ट तरीके से आप रिवीजन कर सकें वो चीज आपको बताई जाएगी। इसके अलावा आप को सिर्फ यहाँ पे इंफॉर्मेशन देने की कोशिश नहीं की जा रही है, आपको यहाँ पे ये भी सिखाया जा रहा है कि जैसे जो बच्चे बिल्कुल बिगिनर हैं, जो तो बहुत पहले से पेपर दे रहे हैं, उन्हें तो बहुत सारी ट्रिक्स पता होती हैं कि हाँ आपको अगर आंसर नहीं भी पता है तो भी आप कैसे क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन जो बच्चे तुरंत तुरंत शुरू करते हैं, जिनकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं हुई है, तो वहां पे उनको इस सीरीज के माध्यम से ये भी पता चलेगा कि आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर पता होना जरूरी नहीं है। अगर आपको आधा क्वेश्चन भी आ रहा है तो भी आप कभी कभी अपने ट्रू आंसर पे आ सकते हैं। और अगर आप पूरा पेपर देखें तो आप अगर बिल्कुल ऐसे सटीक आंसर मान के चलेंगे कि आप बिल्कुल सही सही क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, आप बिल्कुल भी गेस वर्क नहीं करेंगे, तो ऐसे देखेंगे आप तो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत कम हो जाएंगे, जो नंबर ऑफ आपके अटेम्प्ट्स रह जाएंगे वो बहुत कम हो जाएंगे। और हमें आप जितने लोगों ने भी प्रीलिम्स निकाला होगा उनसे पूछ लीजिएगा, उनके जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स होते हैं वो हमेशा हायर साइड में होते हैं, है ना। तो जिससे फिर आपका जब फाइनल नेगेटिव मार्किंग के बाद भी आपके जो मार्क्स आए वो थोड़े ठीक ठाक बने। हम बिल्कुल ऐसे लेके चलेंगे कि जो क्वेश्चन मुझे बिल्कुल श्योर शॉर्ट आ रहे हैं उन्हीं को मैं टिक करूंगी। तो वैसे अगर आप देखेंगे तो आपकी जो ओवरऑल जो मार्किंग होगी वो बहुत रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो वो सारी चीजें भी हम इस सीरीज के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। और अगर मैं इनिशियल 2 टॉपिक्स की बात करूं तो कल हमने जो यूनिवर्स वाला टॉपिक डिस्कस किया है, तो आप अगर मेंस के सिलेबस की बात करें तो मेंस का आपका सिलेबस तो बिल्कुल टू द पॉइंट है ना। लेकिन आप प्रीलिम्स के अगर सिलेबस को देखें तो प्रीलिम्स का आपका सिलेबस थोड़ा सा ओपन एंडेड है। और यहाँ पे आपको प्रॉपर डायरेक्शन कहाँ से मिलता है, आप पीवाईक्यू से, है ना। आप पीवाईक्यूज देखते हैं, वहां से आपको पता चलता है कि इस सेक्शन से भी क्वेश्चन आते हैं। अगर आप मेंस को देखेंगे तो मेंस में आपके सोलर सिस्टम वाला टॉपिक नहीं है। लेकिन अगर आप प्रीलिम्स की बात करें तो 2020 में ही आप अगर मैं बिल्कुल रिसेंट की बात करूं तो सोलर सिस्टम वाले टॉपिक से आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं। उसमें 3-4 प्लैनेट्स के बारे में 4 स्टेटमेंट उसमें बनाए गए हैं और फिर उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो आपका दर्थ वाला टॉपिक है, इसमें हम सोलर सिस्टम वाला टॉपिक ही डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ मैंने पीवाईक्यूज आपके जो बाकी अदर आपके टॉपिक्स के हैं वो भी मैंने लिए हैं, क्योंकि आप बिल्कुल ये सीरीज अभी शुरू कर रहे हैं, आपके रिवीजन बिल्कुल शुरू ही होने वाला है ज्योग्राफी का। तो आप स्टार्टिंग से अगर एक ओरिएंटेशन में प्रॉपर बढ़ेंगे तो फिर वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो पीवाईक्यूज देखने से आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगा, यहाँ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और यही मुझे आगे सॉल्व करने हैं। ठीक है, आप अगर इस साल के रैंक 1 की बात करें, जो देवेश प्रसाद साहू हैं, उन्होंने भी कहा है कि मतलब अगर आपको मेरी बात नहीं माननी है तो जो रैंक 1 है उनकी बात तो उनके तो आपने इंटरव्यूज वगैरह देखे होंगे, तो उन्होंने भी कहा है कि उनके इनिशियल 2 अटेम्प्ट्स में उन्होंने पीवाईक्यूज का एनालिसिस बहुत अच्छे से नहीं किया था। तो ये गलती आपको नहीं करनी है ना। आपको पीवाईक्यूज का एनालिसिस अच्छे से करना है। अगर आपने नहीं किया है तो मैं आपको इनिशियल 2, क्योंकि 2 टॉपिक्स अगर आप देखें तो उनका वेटेज ज्यादा नहीं है ना। तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ पीवाईक्यू सॉल्व कराए हैं। और देखिए, जैसे किसी भी टॉपिक से अगर आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, जैसे अगर मैं ये वाला टॉपिक देखूं, इसमें से आपके भर भर के क्वेश्चन आते हैं, तो जितने भी बच्चे होंगे वो इन टॉपिक्स को अच्छे से करके जाएंगे। और ये जो इजी टॉपिक्स हैं इनके क्वेश्चन आपको गलत नहीं होने चाहिए। फिर अगर ऐसा कोई टॉपिक है जहाँ पे क्वेश्चन आपका कम पूछा गया है, तो जो एक सिंसियर स्टूडेंट होगा वो उससे रिलेटेड भी टॉपिक्स आपके कवर करके जाएगा, वो उसको छोड़ के नहीं जाएगा। और यही चीज आपको भी करनी है। जहां से जिन टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं वो तो आपको करके ही जाने, और वो क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना है। फिर अगर आपको जो एज मिलेगी, मतलब एक जो आप कट ऑफ वाले जो मार्क्स से आप बिल्कुल ऊपर आके जो अपने मार्क्स लेके आते हैं, वो आपको कहाँ से मिलेगी। पहला तो ये कि आपका कोई जो टॉपिक है, पर्टिकुलर टॉपिक में भी कोई ऐसा सब्जेक्ट में जो कोई टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आपके कम पूछे जा रहे हैं, उनको भी आप एक बार देख के जाइए, क्योंकि पहले वहां से क्वेश्चन आ चुके हैं। दूसरा, आपके सब्जेक्ट्स में भी अगर हम बात करें तो ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आपका ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, एनवायरमेंट हो गया, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ये तो सब पढ़ के जाते हैं। लेकिन जो आपके बाकी के सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आपका साइंस हो गया, आपका फिलोसफी हो गया, छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज हो गई, जो जनौला वगैरह पे क्वेश्चन आते हैं, तो आप ये वाला टॉपिक भी अगर अच्छे से अगर कवर करके जाते हैं तो फिर आप वो जो डेंजर जोन होता है ना उसके ऊपर बिल्कुल चले जाते हैं। और फिर आपको मेंस के लिए
वेट नहीं करना पड़ेगा रिजल्ट का कि मैं प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाए तभी मुझे पता चलेगा कि मैं उस पार हूँ या इस पार हूँ। आप प्रॉपर तरीके से तैयारी अपनी मेंस की शुरू कर देंगे, ठीक है ना। तो हम इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। देखिए क्या लिखा है, द रोज लिमिट रिफर्स टू, रोज सीमा का क्या मतलब है। अब देखिए जैसे कोई हम प्लेनेट की अगर बात करें, मान लीजिए हम यहाँ पे स्पेसिफिकली यहाँ पे सैटर्न या जो आपका शनि ग्रह है उसकी रिस्पेक्ट में बात हो रही है। तो अगर हम सैटर्न की बात करें तो सैटर्न जो आपका प्लेनेट है इसमें आपको चारों तरफ क्या देखने के लिए मिलेंगी, रिंग्स देखने के लिए मिलेंगी। बाकी आप जितनी भी प्लैनेट्स देखते हो उसमें आपको रिंग्स देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो रोज लिमिट का जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसा ही है, जैसे आपका कोई प्लैनेट है, ये इसकी क्या है, रोज लिमिट है, रोज सीमा है, रोज साइंटिस्ट का नाम है। अगर इस लिमिट के अंदर कोई आपका खगोलीय पिंड, कोई भी सेलेस्टियल बॉडी अगर एंटर करती है, ठीक है, तो क्या होगी, इसके टाइडल फोर्स की वजह से क्या करेगी, टूट जाएगी और रिंग का फॉर्मेशन करेगी। और हम जो सैटर्न के चारों तरफ वो जो घेरा देखते हैं वो यही आपकी छोटे छोटे क्या है, रॉक पार्टिकल्स एंड डस्ट पार्टिकल्स हैं जो उसके किनारे मूव कर रहे हैं। और अगर इस रोज लिमिट के बाहर आपका अगर वो खगोलीय पिंड है तो क्या करेगा, उसकी सैटेलाइट का काम करेगा। तो रोज लिमिट आपकी क्या हो गई, ऐसी सीमा है किसी प्लैनेट से अगर हम देखें तो वो डिस्टेंस है जिसके अंदर अगर कोई खगोलीय पिंड एंटर करता है तो वो टाइडल फोर्स से आपके ज्वारीय बल की वजह से टूट जाता है और टूट के वो रिंग्स के फॉर्म में उसके चारों तरफ घूमने लगता है। और अगर उसके बाहर है तो वो क्या करेगा, वो सैटेलाइट की तरह उसके चक्कर लगाएगा, ठीक है। तो रोज सीमा यही, अब देख लेते हैं इसमें क्या आपका सही आंसर हो सकता है। पहला लिखा है एक उपग्रह ज्यादा से ज्यादा कितनी दूरी तक चक्कर लगा सकता है, गलत है। ज्वारीय बल से टूटे बिना सैटेलाइट कम से कम कितनी दूरी तक चक्कर लगा सकता है, दूसरा आपका सही हो जाएगा। मिनिमम डिस्टेंस अ सैटेलाइट कैन ऑर्बिट विदाउट बीइंग टॉर्न अपार्ट बाय टाइडल फोर्सेस, ये आपका सही है। तीसरा देखिए डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द एस्टेरॉइड बेल्ट, ये आपका गलत है। ये एस्टेरॉइड बेल्ट क्या है हम अभी देख लेंगे। द बाउंड्री ऑफ द ऑट क्लाउड, ये भी आपका गलत है। अब जैसे मान लीजिए मैंने सैटर्न के बारे में बात की है, आप बहुत ज्यादा जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं ना तो आप सोलर सिस्टम को नहीं पढ़ते, तो मैं एक बार आपको फटाफट कुछ चीजें रिवाइज करवा देती हूँ, ध्यान से देखिएगा, एक बार में आपको ध्यान आ जाएगा। फिर स्पेसिफिक प्लैनेट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो मैंने आगे लिए हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारा सन है, सन के बाद अगर हम जाए तो क्या है हमारा, हम एक निमोनिक पढ़ते हैं, माय, वेरी, एफिशिएंट, मदर, जस्ट, सर्व, अस, नूडल्स, ऐसे करके हम निमोनिक पढ़ते हैं, जिसमें एम से हमारा क्या होता है, मर्क्यूरी होता है, मर्क्यूरी यानी कि आपका बुध। फिर हम वी से बात करें तो वी से हमारा प्लेनेट है कौन सा, वीनस, जिसकी बात करें अगर तो शुक्र। फिर ई से बात करें तो हमारी पृथ्वी यानी कि अर्थ। एम से बात करें तो मंगल यानी कि आपका मार्स। और अगर जस्ट की बात करें तो जुपिटर यानी कि आपका जो बृहस्पति है। सर्व की बात करें तो ये आपका शनि यानी कि सैटर्न है। अस की बात करें तो यूरेनस यानी कि अरुण है। और इसकी बात करें तो ये नेपच्यून यानी कि वरुण है। तो ये आपका प्रॉपर सीक्वेंस है आपके प्लैनेट्स का। अब इसमें अगर हम बात करें, यहाँ पे आपका एक टर्म लिखा हुआ है एस्टेरॉइड बेल्ट। तो अगर हम पूरे यूनिवर्स को देखें तो ये जो हमारा ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में हमने कल देखा था इसकी उत्पत्ति एक सिंगुलरिटी से हुई थी और फिर एक बिग बैंग एक्सप्लोजन होता है जिससे हम जो यूनिवर्स देखते हैं उसका पूरा निर्माण होता है, जिसमें आपकी यूनिवर्स में देखें तो कई मिलियंस ऑफ आपकी गैलेक्सीज आती हैं। उन गैलेक्सीज में आपका कई तरह के आपको कई सारे आपको सोलर सिस्टम देखने के लिए मिलते हैं और उस सोलर सिस्टम में एक आपका स्टार है और उसके चारों तरफ उसके प्लैनेट चक्कर लगा रहे होते हैं। लेकिन स्टार और प्लैनेट के अलावा भी आपको सोलर सिस्टम में कई चीजें देखने को मिलेंगी। कुछ बड़ी बड़ी आपको रॉकी बॉडीज देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है, चट्टानें देखने के लिए मिलेंगी बड़ी बड़ी, जैसे इस शेप में अगर मैं ऐसे बात करूं तो जिनका बहुत बड़ा डायमीटर है उनको हम क्या बोलेंगे, एस्टेरॉइड बोलेंगे। और ये जो आपको एस्टेरॉइड का बेल्ट है ये मार्स यानी कि मंगल और बृहस्पति के बीच में आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में, मार्स और जुपिटर के बीच में आपको एस्टेरॉइड बेल्ट या फिर क्षुद्र ग्रह के जो घेरे हैं या क्षुद्र ग्रह जो पेटी है वो देखने के लिए मिलती है, ठीक है। इसके बाद आप अगर आगे आए तो जहां पे आपका नेपच्यून यानी कि वरुण है, इसके आगे अगर आप देखेंगे तो आपको कुइपर बेल्ट या फिर कुइपर पेटी देखने के लिए मिलती है। नेपच्यून बेल्ट के आप आगे जाएंगे तो जो आपका बेल्ट है वो कुइपर बेल्ट है। उसके आगे फिर आपको जो भी प्लैनेट्स वगैरह की खोज होती है उनको एक्सो प्लैनेट की कैटेगरी में रखा जाता है,
ठीक है, तो एक बेसिक आइडिया हो गया। अब एक एक प्लेनेट के बारे में मैंने जो भी उसके बारे में कोई अगर जरूरी चीज है वो मैंने क्वेश्चन में ली है, तो वहां से हम उस क्वेश्चन को भी देखते हुए चलेंगे, ठीक है ना। इस टॉपिक को बिल्कुल भी ऐसे नहीं लेना है कि मैं आपको आगे क्वेश्चन दिखाऊंगी 2020 में ही क्वेश्चन आया हुआ है। अगर बहुत पुराना होता तो शायद मैं ये टॉपिक नहीं लेती, पर क्योंकि आया है तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक है उसको कवर करें, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, बृहस्पति का कौन सा चंद्रमा सौर मंडल में सबसे बड़ा है और उसका अपना चुंबकीय क्षेत्र है। अब अगर हम बृहस्पति के मून की बात करें, हमारे अर्थ का जो क्या है नेचुरल सैटेलाइट वो हमारा मून है। इसी तरह से जितने भी आपके प्लैनेट्स हैं उन सब के अपने अपने मून होते हैं। तो अगर हम बृहस्पति का बात करें, जुपिटर की बात करें, तो इसकी आप देखेंगे तो 95 आपके क्या है मून्स हैं, ठीक है। और इन 95 मून्स में भी जो आपका सबसे बड़ा मून है उसका नाम क्या है, गैनीमेड है, ठीक है। जो कि पूरे सोलर सिस्टम का, जुपिटर की भी बात करें और उसके और पूरे अगर सोलर सिस्टम की बात करें तो पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मून है गैनीमेड। पे क्वेश्चन आया था, मैं क्या आपको दिखाऊंगी, उसमें लिखा हुआ है कि सैटर्न द मून ऑफ आपका गैनीमेड द मून ऑफ व्हाट, सैटर्न, ऐसे करके कंफ्यूज किया है। लेकिन वो सैटर्न का मून नहीं है, वो किसका मून है, जुपिटर का मून है, बृहस्पति का चंद्रमा है कौन, गैनीमेड, ठीक। तो गैनीमेड आपका किसका है, बृहस्पति का और पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा मून है। और इसके अलावा ये इकलौता ऐसा मून है जिसका अपना क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक। हम अगर बृहस्पति के बारे में और बात करें तो बृहस्पति जो है आपका ये सोलर सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट आपका प्लेनेट है। इसके अलावा जो बृहस्पति है, अगर उसके मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो इसका मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड का लगभग 20,000 गुना है, ठीक है। जो हमारी अर्थ है उसका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो क्यों जनरेट होता है, आपके अगर हम अर्थ के कोर की बात करें तो आप पहली लेयर देखते हैं क्रस्ट यानी कि भूपर्पटी, फिर आप एक लेयर देखते हैं मेंटल, फिर आप तीसरी लेयर देखते हैं कोर, कोर यानी कि आपका क्रोड। इस कोर में भी जो आपकी आउटर कोर है ये कैसा है, प्लाज्मा स्टेट में है, या बोला जाए तो लिक्विड या तरल अवस्था में है, जिसमें आपको निकिल, फेरस इस तरह की मेटल्स मिलती हैं। और अर्थ आपकी क्या करती है, एक अपने एक्सिस पे क्या करती है, रोटेट करती है, घूर्णन करती है। और यही रीजन है कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। यही सिमिलर चीज आपकी बृहस्पति जो आपका ग्रह है वहां पे भी होती है। अगर हम बृहस्पति के इंटीरियर की बात करें तो बृहस्पति के इंटीरियर में आपको मेटेलिक हाइड्रोजन देखने को मिलेगी। आपने अभी तक हाइड्रोजन का सिर्फ गैस के फॉर्म में नाम सुना होगा, लेकिन जब वो एक कॉम्पैक्ट एनवायरनमेंट में रहती है तो हम उस हाइड्रोजन का जो फॉर्म बोल रहे हैं वो आपकी मेटेलिक हाइड्रोजन है। और इस मेटेलिक हाइड्रोजन क्या है, तो जिस तरह से अर्थ के इंटीरियर में हमको निकिल, फेरस, आयरन मतलब जो आपका लोहा है, इस तरह के अगर हमको मेटल देखने के लिए मिल रहा है और वो रोटेट कर रही है, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, अर्थ के चुंबकीय क्षेत्र के लिए। फिर अगर हम जुपिटर की बात करें तो जुपिटर में निकिल और फेरस की जगह क्या है, मेटेलिक हाइड्रोजन है। फिर अगर हम बात करें तो अर्थ अपना एक रोटेशन 24 घंटे में पूरा कर रही है, लेकिन जो हमारा जुपिटर है ये अपना एक रोटेशन 9.9 घंटे में ही पूरा कर लेता है। तो देखिए कितना फास्ट रोटेट हो रहा है ना, ये फास्ट रोटेट हो रहा है। इसी वजह से आप देखेंगे कि जो आपका जुपिटर है इसका आपको जो चुंबकीय क्षेत्र है वो बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई किसके बारे में, जुपिटर के बारे में। अब देखिए, आप जैसे अगर बचपन में आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा, ये जो आप मैग्नेट वाले एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसमें आप क्या करते थे, आप एक कील लेते थे, उसमें आप क्या करते थे, कॉपर के वायर को इस तरह से फोल्ड करते थे और ये वायर को फिर आप क्या करते थे, बैटरी से ऐसे कनेक्ट कर देते थे। तो फिर आपका क्या होता था, ये जो आपकी जो कील थी, ये जो आपका मेटल था, ये किसकी तरह वर्क करने लगता था, आपके मैग्नेट की तरह वर्क करने लगता था। तो वही लगभग सिमिलर चीज आपकी कहाँ काम करती है, जो अर्थ या किसी भी प्लेनेट का हम जो मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं। ये आपके डायरेक्ट काम का नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होता है, बस सुपरफिशियल लेवल पे आपको थोड़ा सा समझना हो इसलिए मैं बताती हूँ। बाकी आपके काम का इतना ही है। आप ये बाकी अगर प्लेनेट मून देखेंगे तो ये भी आपके किसके ही मून है। अगर लो की बात करें, यूरोपा की बात करें और कैलिस्टो की बात करें तो ये भी आपके बृहस्पति के ही मून है। लेकिन सबसे बड़ा मून कौन सा है, आपका गैनीमेड है, ठीक है। चलिए देखिए, कौन सा ग्रह अपनी दूरी पर रेट्रोगेट घड़ी की दिशा में घूमता है। अगर हम सारे आपके प्लैनेट्स की बात करें तो आपके जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितनों का भी मैंने नाम लिखा था, वो सब आपके कैसे मूव करते हैं, वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट क्या होगा, मतलब आपकी घड़ी की विपरीत दिशा है ये, वेस्ट टू ईस्ट। लेकिन पूछ रहा है कि घड़ी की दिशा में
कौन सा प्लेनेट घूमता है। अगर आप पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी भी आपकी कैसे घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट ही घूमती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ती है। लेकिन जब हम पूछ रहे हैं कि घड़ी की दिशा में कौन सा प्लेनेट घूमता है, तो आपको दो प्लेनेट ध्यान रखने हैं और इनका जो नाम है आपको यूवी से ध्यान रखना है। यू से आपका हो गया यूरेनस और वी से हो गया आपका वीनस। वीनस यानी कि शुक्र ग्रह और यूरेनस यानी कि अरुण ग्रह। तो ये जो अरुण और शुक्र है ये दोनों क्या करते हैं, घड़ी की दिशा में घूमते हैं। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, शुक्र। ठीक है, बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं आपके वो वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हैं। ये बस दो आपके एक्सेप्शंस हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस ग्रह का घूर्णन अक्ष उसके कक्षीय तल के लगभग समानांतर झुका हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज अ टिल्टेड रोटेशनल एक्सिस ऑलमोस्ट पैरेलल टू इट्स ऑर्बिटल प्लेन? अब देखिए, हम अर्थ में अगर सीजनल वेरिएशन की बात करें तो जो अर्थ में हमको मौसम में इतना जो परिवर्तन देखने के लिए मिलता है, तो उसके लिए आपका जो अर्थ है हमारी वो 23.5 डिग्री क्या है, झुकी हुई है। अपने अगर सेंट्रल प्लेन से अगर उसको कंपेयर करें तो इतने में वो झुकी हुई है। उसकी वजह से क्या होता है, हमको सीजन का वेरिएशन देखने के लिए मिलता है। और ये जो आपका इसमें पूछ रहा है कि कौन सा प्लेनेट हैज अ टिल्टेड रोटेशनल एक्सिस ऑलमोस्ट पैरेलल टू इट्स ऑर्बिटल प्लेन, इसमें से जो आपका यूरेनस प्लेनेट है ये अपने एक्सिस पे बहुत ज्यादा क्या है, झुका हुआ है। इसकी वजह से यहाँ पे आपको एक्सट्रीम जो आपका मौसम में जो चेंज है या जो सीजनल वेरिएशंस है वो देखने के लिए मिलता है। अगर हम पृथ्वी में बात करें तो पृथ्वी में जो दिन और रात का अंतर होता है वो किसकी वजह से होता है, आपके पृथ्वी के अपने एक्सिस पे घूर्णन की वजह से होता है, अपने अक्ष पे घूमती है, इसकी वजह से दिन और रात होते हैं। लेकिन जो मौसम में बदलाव होता है उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, एक तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका होना, दूसरा वो जो सन के चारों तरफ क्या करती है उसकी परिक्रमा करती है। तो इसी तरह से अगर हम बात करें किसकी, आपके यूरेनस की बात करें तो ये लगभग आपका 95 डिग्री का अराउंड क्या है, अपने एक्सिस पे झुका हुआ है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे आपको एक्सट्रीम सीजनल वेरिएशन देखने के लिए मिलता है। ठीक है, आपको ये सीजनल वेरिएशन नहीं पूछ रहा है, बस ये पूछ रहा है कि किस ग्रह का जो घूर्णन अक्ष है उसके कक्षीय तल के लगभग समानांतर झुका हुआ है। ठीक है ना, वो जो डिग्री है वो थोड़ा वेरी करती है, हर जगह अलग अलग दिया रहता है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर हम कोई प्लैनेट देखें जो सबसे ज्यादा टिल्टेड है तो वो आपका यूरेनस ही है। ठीक है ना, इसके भी कई सारे रीजन है पर हमको इतना डिटेल में नहीं जाना है, हमको भावनाओं में नहीं बना है। जितना हमारे काम की चीज है उतना ही हमको सुपरफिशियल लेवल पे इस टॉपिक को पढ़ना है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 98 डिग्री का लगभग क्या है, टिल्ट है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक्सट्रीम सीजनल आपको वेरिएशंस देखने के लिए मिलते हैं, मौसम में बहुत ज्यादा बदलाव देखने को मिलते हैं। चलिए अब देखिए, इनमें से कौन सा सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? अब अगर हम सन की बात करें या स्टार की बात करें तो जो स्टार होता है, आप अगर सोलर सिस्टम में देखेंगे हमारे सोलर सिस्टम का स्टार क्या है, सन है। तो जो हमारे पूरे सोलर सिस्टम की एनर्जी का जो सोर्स है वो हमारा स्टार यानी कि हमारा सन ही है। ठीक है, हम अगर प्लेनेट की बात करें तो प्लेनेट के पास अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता, ये अपने तारे के प्रकाश से क्या होते हैं, प्रकाशमान होते हैं। आप अर्थ की बात कर लीजिए, आप मून का एग्जांपल ले लीजिए, इनके पास अपनी खुद की लाइट नहीं है, इनको सन की लाइट से, सन की ऊर्जा से जो ऊर्जा मिल रही है उसी से ये प्रकाशमान होते हैं। तो जब हम बात करते हैं सन के अंदर किस तरह कहाँ से हमको ऊर्जा मिलती है, तो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा न्यूक्लियर फ्यूजन का यानी कि नाभिकीय संलयन का, और दूसरा आपने टॉपिक पढ़ा होगा न्यूक्लियर फिजन का यानी कि नाभिकीय विखंडन का। ठीक है, तो जब हम न्यूक्लियर फिजन की बात करते हैं, नाभिकीय विखंडन की बात करते हैं, तो जो हम आपने देखा होगा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगते हैं, है ना। अगर हम इंडिया की बात करें तो आपको 7 जगह पे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स देखने के लिए मिलते हैं। कौन कौन सी जगह पे, आपका जो नरोरा है कहाँ पे, यूपी में, वहां पे आपको देखने के लिए मिलता है। इसके बाद आप अगर काकरापारा की बात करें गुजरात में, वहां देखने के लिए मिलेगा। आपका रावत भाटा है राजस्थान में, वहां देखने को मिलेगा। तारापुर आपका महाराष्ट्र में, वहां पे आपका फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट स्टेब्लिश हुआ था। 4 हो गया। 5वां आपको कैगा में मिलेगा कर्नाटका में। 6वां आपको कलपक्कम में मिलेगा तमिलनाडु में, और 7वां आपको तमिलनाडु के ही कुडनकुलम में मिलेगा। तो ये 7 आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रॉ मटेरियल की तरह आपको जो बड़े एटॉमिक नंबर वाले पार्टिकल्स हैं वो यूज होते हुए दिखाई देते हैं, जैसे आपका यूरेनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, थोरियम हो गया,
ये सब आपके बड़े परमाणु संख्या वाले क्या है, एलिमेंट्स हैं। इनका यूज हम किस में करते हैं, न्यूक्लियर फिजन की प्रोसेस में करते हैं। न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है, एक बड़ा जो आपका परमाणु है वो छोटे छोटे आपके पार्ट्स में कन्वर्ट होता है और फिर जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम कंजर्व करते हैं और न्यूक्लियर एनर्जी के फॉर्म में यूज करते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो वेस्ट भी ज्यादा जनरेट होता है, प्लस जो एनर्जी आपकी रिलीज हो रही है वो कम मात्रा में रिलीज होगी। लेकिन जब हम न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करते हैं तो ये जो प्रोसेस है आपकी, ये कहाँ हो रही है, सन में हो रही है। और न्यूक्लियर फ्यूजन में अगर आप देखें तो जो आपके छोटे छोटे जो अणु हैं वो आपस में मिलते हैं, और जब वो आपस में मिलते हैं तो फिर जो ऊर्जा रिलीज होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, नाभिकीय संलयन से निकली हुई ऊर्जा बोलते हैं। और इसमें जो ऊर्जा की मात्रा है वो बहुत ज्यादा होती है। अगर आप न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की बात करें तो वो जो एनर्जी रिलीज कर रहे हैं वो बहुत कम है, लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन जो सन में एक्टिविटी हो रही है उससे देखिए पूरा जो सोलर सिस्टम है आपका उसको एनर्जी मिल रही है। तो मतलब जो न्यूक्लियर फ्यूजन है इसमें आपको बहुत ज्यादा अमाउंट में ऊर्जा आपको निकलती हुई दिखाई देती है। इसके अलावा आप देखेंगे ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन वाली प्रोसेस हो रही है इसमें अगर आप देखें तो आपके जो स्मॉल एटॉमिक नंबर वाले पार्टिकल्स हैं, जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 1, हीलियम का 2, ठीक है। और अगर हम सन की बात करें तो सन का आप 75% कंपोजिशन अगर देखेंगे तो आपको हाइड्रोजन देखने के लिए मिलेगा, ठीक। इसके अलावा आप 20 to 25% मान सकते हैं इसका हीलियम, बाकी फिर अदर एलिमेंट्स होंगे। तो जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स के मिलने से जो आपकी ऊर्जा बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर फ्यूजन बोलेंगे। और यहाँ पे जो आपके स्मॉल एटॉमिक नंबर्स वाले पार्टिकल है ये क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं और फिर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में आपकी ऊर्जा रिलीज होती है। अगर आप सन के कंपोजिशन की बात करें तो सन या किसी भी स्टार में देखेंगे आप तो 70 to 75% आपका हाइड्रोजन होगा और 20 to 25% आपका हीलियम होगा। उम्मीद है आपको ये वाला टॉपिक क्लियर होगा। तो अब देखिए इसमें क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, इनमें से कौन सा सूर्य की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। तो यूरेनियम का परमाणु विखंडन नहीं, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम करते हैं। फिर देखिए केमिकल कंबंशन, ये भी नहीं। तीसरा देखिए हाइड्रोजन का हीलियम में नाभिकीय संलयन, तीसरा आपका सही हो जाएगा, चौथा का कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है। तो आपको उम्मीदें समझ में आ गया होगा। देखिए न्यूक्लियर फिजन से तो एनर्जी प्रोड्यूस की जा रही है, लेकिन अगर आप वर्ल्ड लेवल पे देखें तो फ्रांस में कुछ कंट्रीज के कोलैबोरेशन से जिसका पार्ट आपका इंडिया भी है, यूएसए भी है, ब्रिटेन भी है ना, इन सब के कोलैबोरेशन से फ्रांस में न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस के थ्रू कोशिश की जा रही है कि हम क्या करें, एनर्जी प्रोड्यूस करें, जिससे हमको अभी इतनी ज्यादा जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है। अगर हम आपने वो डेमोग्राफी वाला चैप्टर पढ़ा होगा कि हम अगर पहले देखें तो काफी मतलब कुछ ही समय पहले की बात करें तो हमारे पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन 1 अरब थी, लेकिन धीरे धीरे देखते देखते कुछ ही दशकों में जो पॉपुलेशन है कितनी रीच कर चुकी है, 8 बिलियन। अब पृथ्वी तो उतनी ही बड़ी है, रिसोर्सेज तो हमारे पास लिमिटेड ही है, लेकिन पॉपुलेशन क्या है, बढ़ रही है। आप अगर एनर्जी की रिक्वायरमेंट की बात करें तो आप पहले अगर एसी वगैरह को आप लग्जरी मानते थे, तो आज जो एसी है वो आपकी बेसिक नीड का पार्ट है ना। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो एसी की हमको रिक्वायरमेंट होती ही होती है। पहले आपको कभी क्लासरूम वगैरह में एसी देखने को नहीं मिलता होगा, लेकिन आज आप जहाँ जाएं हर जगह मतलब एसी को एक बेसिक नीड की तरह लगा ही होता है ना, वरना उसके अब बिना आप पढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो कोशिश की जा रही है कि जो वर्ल्ड की एनर्जी की नीड्स बढ़ रही हैं उनको फुलफिल करने के लिए हम न्यूक्लियर फ्यूजन वाली प्रोसेस को किसी भी तरह से क्या कर सके, अर्थ में एक्सपेरिमेंट कर सके। आप न्यूक्लियर फ्यूजन वाली प्रोसेस अगर देखें तो 2 परमाणु को जोड़ने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। और अगर आपको सन के बारे में पता है तो सन का आपको टेम्परेचर बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलता है, तभी वहां पे न्यूक्लियर फ्यूजन वाली नाभिकीय संलयन वाली प्रक्रिया हो पाती है। तो अगर हमको पृथ्वी पे नाभिकीय संलयन वाली प्रक्रिया करवानी है तो मतलब हमको उतने ज्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी, है ना। और उतनी ज्यादा मात्रा का करोड़ों डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर पृथ्वी में जनरेट करवाना कोई आसान बात नहीं है। लेकिन चाइना में भी इसी तरह का, चाइना एक अपना प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा था जहाँ पे कुछ सेकंड्स के लिए ये वाली चीज मतलब शायद 4 से 6 सेकंड्स के लिए जो प्लाज्मा स्टेट है जिसमें बहुत ज्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर की हमको रिक्वायरमेंट होती है, वो स्टेट उन्होंने अचीव की थी। तो देखते हैं, पहले के जमाने की अगर बात करें तो हमारा मोबाइल फोन वगैरह से एक जगह से दूसरी जगह तक बात करना भी पॉसिबल नहीं था, लेकिन वो चीज भी आज हम इजिली कर पा रहे हैं। तो हो सकता है कि ये टेक्नोलॉजी भी कुछ समय में हमें देखने के लिए मिले, ठीक है ना। तो यहाँ से मुझे नहीं लगता अब आपको कोई इस टॉपिक में दिक्कत होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सौर मंडल में किस ग्रह का दिन सबसे छोटा होता है? विच प्लैनेट हैज द शॉर्टेस्ट डे इन द सोलर सिस्टम? अब देखिए इसमें क्या पूछ रहा है कि कौन सा प्लैनेट है जिसका शॉर्टेस्ट डे होता है इन द सोलर सिस्टम में। तो अगर हम बात करें
सन की, तो सन के जस्ट बाद आपका कौन सा ग्रह आएगा? मरकरी यानी कि बुध। तो बुध की अगर हम बात करें तो बुध जो है वो सन का एक चक्कर कितने दिन में लगाता है? 88 डेज में। मतलब कि अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ में जो एक साल होता है हमारा वो 365 अर्थ डेज का होता है। लेकिन अगर बुध की बात करें, मरकरी की बात करें, तो मरकरी में एक साल जो है हमारा वो कितने दिन का होगा? 88 दिनों का होगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे वो चीज नहीं पूछ रही है आप, क्योंकि कंफ्यूज हो सकते हैं इस वजह से मैं ये चीज बता रही हूँ। यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा है कि एक साल कितने दिन का होगा, वो ये पूछ रहा है कि किस ग्रह का दिन सबसे छोटा होता है। और ग्रह का दिन सबसे छोटा कैसे डिसाइड होगा? कि कौन सा ग्रह अपनी दूरी पर कितना फास्ट क्या कर रहा है? घूर्णन कर रहा है। तो अगर अर्थ की बात करें तो अर्थ आपका 24 घंटे में अपना एक घूर्णन पूरा करती है। लेकिन अगर हम बात करें बृहस्पति की या जुपिटर की, जो हमने मैग्नेटिक फील्ड में भी देखा, ये अपना एक जो पूरा घूर्णन है वो कितनी अपनी दूरी पर कितनी टाइम में पूरा करती है? तो 9.9 आवर्स में। तो अगर हम जुपिटर की बात करें तो जुपिटर का क्या होता है? शॉर्टेस्ट डे होता है इन द सोलर सिस्टम। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें से कौन सा महाआघात परिकल्पना के अनुसार चंद्रमा के बनने को समझाता है? अब अगर हम मून की फॉर्मेशन की बात करें तो कई सारी थ्योरीज है, लेकिन आपकी जो जाइंट इम्पैक्ट थ्योरी है, जाइंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस है, यानी कि महाआघात जो परिकल्पना है, ये सबसे ज्यादा वैलिड मानी जाती है। इसमें क्या कहा जाता है कि जो एक मार्स के, जो आपका मंगल ग्रह है, इसके साइज का एक आपका खगोलीय पिंड जिसका नाम थिया था, उसने क्या किया? अर्थ से वो क्या किया? टकराया। और जब वो अर्थ से टकराया, और ये उस समय की बात है जब आपकी पृथ्वी अर्थ जो है वो सेमी मोल्टन स्टेट में थी, मतलब कि अर्ध पिघलित अवस्था में थी। ठीक है ना? तो जब अर्थ हमारी सेमी मोल्टन स्टेट में थी, अर्थ सॉलिड तो धीरे धीरे हुई है। स्टार्टिंग में टेम्परेचर ज्यादा था और फिर उसका क्रस्ट भी ठंडा नहीं हुआ था। वो खैर हम अभी आपके काम का नहीं है, उतना अंदर हम नहीं जाते हैं। अर्थ जब हमारी सेमी मोल्टन स्टेट में थी तो फिर एक मार्स के साइज का आपका पिंड है जिसका नाम थिया था, वो अर्थ से टकराया। और अर्थ से टकराया और फिर टकराने के बाद आप जो आज पैसिफिक ओशन वाली जगह देखते हैं, तो कहते हैं कि वो जो पैसिफिक ओशन का निर्माण हुआ है वो इसी आपके मंगल ग्रह के आकार का जो आपका थिया है, इसके टकराने की वजह से पैसिफिक ओशन का निर्माण हुआ है। फिर वहां से जो आपकी डेब्रीज निकली, जो डस्ट पार्टिकल्स निकले और जो थिया निकला, उन सबको मिला के फिर आपका मून क्या हुआ? मून का फॉर्मेशन हुआ और फिर वो अर्थ की चारों तरफ क्या करने लगा? चक्कर लगाने लगा। तो यही आपकी थ्योरी है महाआघात परिकल्पना। आपको सीधे सीधे पूछेगा कि क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द फॉर्मेशन ऑफ द मून अकॉर्डिंग टू द जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस। अब ऑप्शन देखिए, जितना आपको पता है इसमें से ऑप्शन में समझने की कोशिश करिए। मून फॉर्म्ड फ्रॉम लेफ्ट ओवर सोलर नेबुला गैसेस, नहीं, ये तो मैंने अभी नहीं बताया। मून सेपरेटेड फ्रॉम अर्थ ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये भी नहीं बताई मैं। थर्ड देखिए, पृथ्वी और मंगल ग्रह के आकार के पिंड के बीच टक्कर के बाद चंद्रमा बना। मून फॉर्म्ड आफ्टर कोलिजन बिटवीन अर्थ एंड अ मार्स साइज्ड बॉडी कॉल्ड थिया। ठीक है, मून वॉज कैप्चर्ड बाय अर्थ्स ग्रेविटी, ये भी एक आपकी थ्योरी है जो डी ऑप्शन लिखा हुआ है। लेकिन जो जब यहाँ पे महाआघात परिकल्पना लिखी है तो महाआघात वही है कि एक बड़े साइज का आपका पिंड था जिसका आघात हुआ पृथ्वी से, और फिर उसके और उस पिंड को मिला के जो आपकी पृथ्वी की डेब्रिस निकली, वो जो पोर्शन खाली हुआ और जो थिया का पोर्शन था, इसको मिला के जो आपका मून है इसका फॉर्मेशन हुआ है। और फिर वो क्या करने लगा? अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाने लगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक 2020 में इसी तरह का मिलता जुलता क्वेश्चन है, वो आगे हम देखेंगे उसमें। देखिए क्वेश्चन क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग व्हाई मर्क्यूरी एक्सपीरियंस लार्जेस्ट डे एंड नाइट टेम्परेचर वेरिएशंस इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में दिन और रात के तापमान में सबसे ज्यादा बदलाव बुध ग्रह पर क्यों होता है? इस बारे में नीचे दिए गए बयानों पर गौर करें। ये बोल रहा है कि जो आप सोलर सिस्टम में देखें, आपका जो बुध ग्रह है, जो आपका पहला ग्रह है, इसमें अगर हम दिन में देखें तो आपको बहुत ज्यादा टेम्परेचर देखने को मिलेगा, और अगर हम रात को देखें तो आपको बहुत कम टेम्परेचर देखने के लिए मिलेगा। ये पूछ रहा है कि ऐसा क्यों होता है। पहला स्टेटमेंट पढ़िए, मर्क्यूरी हैज ऑलमोस्ट नो एटमॉस्फेयर टू रिटेन हीट बिकॉज इट्स ग्रेविटी इज टू वीक टू होल्ड लाइट गैसेस। ये बिल्कुल सही है। अगर हम मर्क्यूरी की बात करें तो मर्क्यूरी आपका सन के बाद सबसे पहला प्लेनेट है, और मर्क्यूरी आपका बहुत स्मॉल साइज का है। अगर हम मर्क्यूरी को अर्थ से कंपेयर करें, अर्थ में हमको अगर एक वायुमंडल देखने के लिए मिलता है तो अर्थ का कुछ गुरुत्वाकर्षण बल है जो क्या करता है? उस वायुमंडल को बांध के रखता है। अगर हम मर्क्यूरी की बात करें तो मर्क्यूरी का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो उसकी स्मॉल साइज की वजह से क्या है? कम है। हम अगर गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें तो आप क्या पढ़ते हैं? F = G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो जो m है वो क्या है? आपका
मास है, मतलब जिस पिंड को आप ले रहे हैं गुरुत्वाकर्षण बल के लिए, जैसे अगर मैं वीनस की बात, मरकरी की बात करूँ, अर्थ की बात करूँ, तो अर्थ की आपकी साइज बड़ी है, मतलब उसका मास ज्यादा है, तो इस वजह से उसका ग्रेविटेशनल पुल कैसा होगा, ज्यादा होगा। अगर मार्स आपका छोटा है तो फिर क्या होगा, उसका मास कम है तो उसका ग्रेविटेशनल पुल कैसा होगा, कमजोर होगा, जो गुरुत्वाकर्षण बल है। तो उसके स्मॉल साइज और लो ग्रेविटी की वजह से जो आपका आप मरकरी है, ये क्या करता है, एटमॉस्फेयर में जो आपकी गैसेस होती है उनको होल्ड नहीं कर पाता, और होल्ड नहीं कर पाएगा तो दूसरी चीज देखिए क्या होगा, दिन के समय में, डे के समय में जो सनलाइट है वो आपकी मरकरी की तरफ आएगी, ठीक है। यही सिमिलर चीज अर्थ में भी आप कंपेयर करिए, अर्थ में भी दिन के समय में आपकी सनलाइट पड़ रही है, तो दिन के समय में मरकरी भी गर्म हो गया, अर्थ भी गर्म हो गया। लेकिन जब रात होगी तो रात में बुध ग्रह में क्या होगा कि उसको होल्ड करने के लिए कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, तो रात में आपका सन वाला जो सोर्स है वो चला गया। अब आपका पिंड दिन भर हीट लेके क्या हुआ है, जो आपका प्लेनेट है वो गर्म हो गया है। अब रात में वो क्या होगा, ठंडा होगा, ठंडा होगा तो आपका प्लेनेट ठंडा कैसे होगा, जब वो हीट को रेडिएट करेगा। हीट किसी जगह से निकलती है तब तो आपको सरफेस ठंडा देखने को मिलता है, तो सरफेस ठंडा होगा कैसे, जब वो हीट को रेडिएट करेगा। तो रात को यही आपकी हीट क्या होगी, बाहर निकलेगी। तो जब मैं अर्थ से कंपेयर करूं तो अर्थ में आपको कुछ ग्रीन हाउस गैसेस देखने के लिए मिलती हैं, जैसे कि CO2 हो गई, आपकी मेथेन हो गई। तो ये जो गैसेस है क्या करती है, इस निकलती हुई गैस को, मतलब ये जो आपकी गैसेस है जो निकलती हुई आपकी ऊर्जा है, ऊष्मा है, उसको क्या करती है, अवशोषित कर लेती है। तो आपको अर्थ में रात को भी टेम्परेचर बहुत कम देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन मतलब रात को भी आपको बाहर आप निकले तो आपको गर्मी लगती है, अगर आप गर्मी वगैरह में बाहर जाएं तो। लेकिन अगर हम मरकरी की बात करें तो मरकरी में रात को जब वो हीट निकल रही है तो उसको ट्रैप करने के लिए कोई आपका वायुमंडल नहीं है, ठीक है। तो हीट आपकी जो हीट निकल रही है वो क्या करेगी, एनवायरमेंट में सॉरी स्पेस में स्केप कर जाएगी। इस वजह से आप जो मरकरी आपका बुध प्लेनेट है, इसमें आप देखते हैं कि दिन और रात के टेम्परेचर में बहुत ज्यादा आपको वेरिएशन देखने के लिए मिलता है। और यही रीजन है आपका कि मरकरी जो है वो आपका हॉटेस्ट प्लेनेट नहीं है। अभी मैं आपको वीनस बताऊंगी आगे, उसमें हम देखेंगे कि जो आपका वीनस है, यानी कि जो आपका शुक्र ग्रह है, शुक्र ग्रह पूरे सोलर सिस्टम में अगर हम बात करें तो ऐसा प्लेनेट है जो सबसे हॉटेस्ट है। सबसे पास आपका मरकरी है, बुध है, लेकिन सबसे गर्म जो प्लेनेट है वो आपका शुक्र यानी कि वीनस है। वो क्यों है, क्योंकि मरकरी में आपके एटमॉस्फेयर को आपकी हीट को होल्ड करने के लिए कोई गैस नहीं है, एटमॉस्फेयर ही नहीं है। लेकिन अगर हम वीनस की बात करें तो वीनस में आपको थिक CO2 का एटमॉस्फेयर देखने के लिए मिलता है, और CO2 क्या है, आपकी ग्रीन हाउस गैस है, ठीक। तो जब सनलाइट मिल रही है तो गर्म हो रहा है, लेकिन जब हीट को रात में वो आपका प्लेनेट रेडिएट कर रहा है, बाहर फेंक रहा है, तो फिर वो CO2 जो कवर है वो क्या करते हैं, उसको अवशोषित कर लेता है। इसकी वजह से दिन और रात में आप देखेंगे तो जो सबसे ज्यादा टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा तो आपको वीनस में देखने के लिए मिलेगा। इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन है, मैं दोबारा इस चीज को एक्सप्लेन नहीं करूंगी, ठीक है ना। तो पहला स्टेटमेंट आपका क्लियर है। दूसरा स्टेटमेंट पढ़िए। पहला में लिखा है बुध ग्रह पर गर्मी बनाए रखने के लिए लगभग कोई वायुमंडल नहीं है, क्योंकि इसका गुरुत्वाकर्षण बल हल्की गैसों को रोकने के लिए बहुत कमजोर है। दूसरा देखिए, बुध सूर्य के करीब है, इसलिए दिन के समय इसकी सतह बहुत गर्म हो जाती है। ये भी आपका सही है। बुध जो है आपका सन के बहुत ज्यादा करीब है, तो अगर आप दिन में देखेंगे तो बहुत ज्यादा इसकी सतह गर्म हो जाएगी और एक्सट्रीम टेम्परेचर हो जाएगा, और वहीं आप रात में आएंगे तो जब आपकी एनर्जी वो वापस जाएगी तो उसको होल्ड करने के लिए कोई एटमॉस्फेयर में गैस नहीं है, तो एकदम से हीट बाहर निकलेगी और स्पेस में चली जाएगी, और जो सरफेस का टेम्परेचर है वो बिल्कुल मतलब बहुत नीचे शूट करेगा, ठीक है। इस वजह से आपको बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। तो करेक्ट पूछा तो उसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट 1 और 2 बोथ। देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है कि weak gravity plus higher solar radiation prevents mercury from holding a permanent atmosphere. Without an atmosphere, it cannot trap heat. Freezing nights, its closeness to the sun, scorching daytime temperatures, together these causes mercury's extreme day-night temperature differences. About 430 डिग्री सेल्सियस आपका दिन में, 430 डिग्री सेल्सियस आपका दिन में टेम्परेचर है, और रात में अगर आप बात करें तो -180 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर चला जाता है, ठीक है ना। तो देखिए, एक महीने में अगर देखा जाए तो CO2 वगैरह गैसेस का प्रेजेंट होना भी आपके लाइफ के लिए मतलब पॉसिबल है। अगर हम अर्थ की बात करें, ऐसा कहा जाता है कि अगर अर्थ में आपकी ग्रीन हाउस गैसेस नहीं होती, हमारे प्लेनेट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे
आपका जो अभी हम टेम्परेचर रात का जैसा देखते हैं वैसा नहीं होता। अर्थ का अगर हम एवरेज टेम्परेचर लें तो -18 डिग्री सेल्सियस होता है। और अगर -18 डिग्री सेल्सियस अर्थ का टेम्परेचर होता तो बताइए क्या वहां पे जो हम आज लाइफ इतनी थ्राइव होती हुई देखते हैं क्या हमें वो मिल पाती? नहीं ना। बस हाँ, एक दिक्कत है कि अभी वो जो CO2 वगैरह है उसका जो एटमॉस्फेयर में परसेंटेज है वो बहुत बहुत ज्यादा हो गया, उसकी वजह से और भी सारी दिक्कतें आ रही हैं। वो सब हम एनवायरमेंट वगैरह की वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग व्हाई वीनस इज वार्मेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इवन दो मरकरी इज क्लोजर टू द सन। वही जो मैं बताई हूँ वही पूछा गया। देखिए, शुक्र ग्रह का वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर घना है जिसमें बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। शुक्र के वायुमंडल में सल्फ्यूरिक एसिड के घने बादल सौर विकिरण को अच्छे से अवशोषित कर लेते हैं। जो सल्फ्यूरिक एसिड के घने बादल है ये भी क्या है, आपका हीट को ट्रैप करने का काम करेगा, जिसकी वजह से आपकी हीट स्केप नहीं करेगी और टेम्परेचर को क्या करेगी, बढ़ा के रखेगी। तीसरा देखिए, बुध ग्रह पर गर्मी को बनाए रखने के लिए लगभग कोई वायुमंडल नहीं है, जबकि शुक्र ग्रह इसे बनाए रखता है और बढ़ाता है। तो आपके तीनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ठीक, 1, 2 एंड 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आंसर यहाँ पे नहीं डाला है, लिख लीजिएगा, आंसर आपका डी है। चलिए, अच्छा इसमें लिखा हुआ है एवरेज जो टेम्परेचर है 465 डिग्री सेल्सियस का होता है, सबसे गर्म ग्रह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंगल ग्रह का लाल रंग मुख्य रूप से किस वजह से है? अगर आप आयरन की बात करें तो आयरन में आप देखेंगे तो आयरन का जो कलर होता है कैसा होता है, ब्लैक कलर होता है ना। जहां पे भी आपको आयरन कंटेंट किसी चीज में देखने के लिए मिलेगा, सॉइल में या कहीं पे भी आपको वो चीजें ब्लैक दिखेंगी। लेकिन जब हम आयरन ऑक्साइड की बात करते हैं, आपने मान लीजिए कोई लोहे की पट्टी है, आप कुछ टाइम बाद देखें जब उसमें जंग लग जाती है तो किस कलर का आपको दिखाई देता है, रस्ट कलर का। जंग जैसे लगने में रेड कलर, हल्का ऑरेंज मिक्स जो कलर होता है वैसा कलर हमें दिखाई देता है। तो आयरन ऑक्साइड की वजह से क्या होता है, जब आयरन का ऑक्सीडेशन होता है तब फिर आयरन ऑक्साइड बनता है और वो रस्ट कलर हमको दिखाई देता है। और मार्स का भी अगर आप देखेंगे तो मार्स का भी, मंगल ग्रह का भी आपको ऐसा ही कलर दिखाई देता है। तो मंगल ग्रह का जो ये जो कलर है ये किसकी वजह से है, आयरन ऑक्साइड की वजह से है। देखिए कहाँ पे लिखा हुआ है, मंगल ग्रह का लाल रंग मुख्य रूप से इस वजह से है, पृथ्वी के सहारा जैसे बड़े रेगिस्तान की मौजूदगी नहीं, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की उच्च सांद्रता नहीं, इसकी सतह पर धूल और चट्टानों में मौजूद आयरन ऑक्साइड। ठीक, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्रुवीय हिमटोपों द्वारा सूर्य के प्रकाश का परावर्तन नहीं, आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट इन द डस्ट एंड रॉक्स ऑन इट्स सरफेस, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंगल ग्रह का लाल रंग, चलिए यही आपका आंसर है। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने 2006 में प्लूटो को बौना ग्रह क्यों माना? प्लूटो रिक्लासिफाइड एज अ डॉर्फ प्लैनेट बाय द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन इन 2006। अब अगर हम प्लूटो की बात करें तो पुराने टाइम में जब आप जो लोग भी थोड़ा सा भी एक ऊपर वाले एज के ब्रैकेट में है, वो लोग जब पहले पढ़ते होंगे तो फिर वो लोग क्या पढ़ते होंगे कि जो हमारे ग्रह हैं वो कितने हैं, 9 ग्रह हैं, जिसमें हम प्लूटो या यम के बारे में भी पढ़ते थे। ठीक है, लेकिन 2006 में ये जो अंतरराष्ट्रीय खगोलीय आपका संगठन है ये क्या करता है, प्लैनेट की इसने कुछ कैटेगरीज बताई है कि ये कंडीशंस है आपकी, अगर इसको कोई प्लैनेट आपका फॉलो कर रहा है तो फिर वो क्या होगा, आपका प्लैनेट की कैटेगरी में आएगा। उसमें से पहला है कि आपका जो वो खगोलीय पिंड है वो क्या हो, सूर्य की परिक्रमा कर रहा हो। ठीक है, अगर सूर्य की परिक्रमा कर रहा है तो फिर वो प्लैनेट है। दूसरा, और ये तीनों फुलफिल होनी चाहिए, दूसरा ये कि प्लैनेट क्या करते हैं, घूमते हैं, तो प्लैनेट का जो आपका शेप होता है वो किस तरह का हो, स्फेरिकल शेप का हो। आपने कोई भी प्लैनेट बिना स्फेरिकल शेप का नहीं देखा होगा, मतलब ऐसे ऊबड़ खाबड़ सा बिल्कुल जैसे रॉक बोलते हैं उस तरह का आपने प्लैनेट नहीं देखा होगा। आप बिल्कुल प्लैनेट को एक स्फेरिकल शेप में देखते हैं, एटलीस्ट दूर से तो वैसे ही दिखाई देता है, बाकी सरफेस में तो थोड़ी बहुत आपको डिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी, तो वो स्फेरिकल शेप का हो। फिर तीसरा अगर हम बात करें तो तीसरा जो आपका प्लैनेट है, जैसे मान लीजिए ये आपका सन है, ठीक है, यहाँ पे आपकी क्या है, अर्थ है। ठीक, तो आपकी अर्थ क्या कर रही है, ऐसे सन के चक्कर लगा रही है। मान लीजिए यहाँ पे प्लूटो है तो इसको भी सन का चक्कर ऐसे लगाना चाहिए, मतलब वो एक्सिस पे सन की परिक्रमा कर रहा हो। लेकिन ये प्लूटो ने गलती क्या की, मैं दूसरा कलर यहाँ पे चेंज करके आपको दिखा रही हूँ। प्लूटो ने क्या गलती की कि प्लूटो आपका अपने मार्ग पे ना घूमने की जगह दूसरे प्लैनेट्स के पाथ को क्या करने लगा, क्रॉस करने लगा। तो ये जो तीसरी कंडीशन होती है, ये इस कंडीशन की वजह से प्लूटो को 2006 में प्लैनेट की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया। ठीक है ना, तो पहला कि वो सूर्य की परिक्रमा करता हो, दूसरा कि उसका साइज जो हो वो स्फेरिकल हो, तीसरा वो अपने कक्ष में परिक्रमा करता हो, मतलब दूसरे की कक्षा को ना काटता हो। ठीक, और प्लूटो यही गलती कर रहा था, इस वजह से तीसरी कंडीशन फुलफिल नहीं हो पा रही थी।
और इस वजह से प्लूटो को हटा दिया गया। देखिए इसमें से, बिकॉज प्लूटो हैज नो मून्स, नहीं। बिकॉज प्लूटो इज टू फार फ्रॉम द सन, नहीं। बिकॉज प्लूटो डज नॉट क्लियर इट्स ऑर्बिट ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स, ये आपका सही है। स्टेटमेंट से बहुत ज्यादा नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन वो यही कह रहा है कि वो अपना ऑर्बिट नहीं क्लियर कर रहा था और बाकी दूसरे प्लैनेट्स के ऑर्बिट को क्या कर रहा था, क्रॉस कर रहा था। बिकॉज प्लूटो हैज नो एटमॉस्फेयर, नहीं, गलत। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। चलिए, हमारे सौर मंडल के ग्रहों के बारे में इन बातों पर गौर करें। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, बिल्कुल सही है। बुध सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। ये आपको लग रहा होगा कि इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जो आपका जुपिटर है वो पृथ्वी का, सॉरी, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सैटर्न दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, शनि जो है, और जो आपका मरकरी यानी बुध है सबसे छोटा ग्रह है। तो क्या सही हो जाएगा, कौन सा कथन सही है? केवल दोनों, है ना, केवल दो नहीं, बोथ आर करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये 2020 में आपको क्वेश्चन आया था कि सौर मंडल के बारे में नीचे दिए गए कौन से कथन सही हैं। अभी आप 2025 वाला पेपर देंगे, 2025-2026 वाला पेपर देंगे, इतना ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 2020 में ही क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है, मर्क्यूरी इज द हॉटेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। अब अगर आपने बेसिक चीजें नहीं पढ़ी हैं और आपको मर्क्यूरी दे दे तो आप कॉमन सेंस लगा लेंगे कि हाँ, सन है, सन के बाद हमारा जो प्लेनेट है वो कौन सा है, मर्क्यूरी है, बुध है। तो सबसे ज्यादा हीट सन में बुध को ही मिल रही होगी, तो बुध हमारा सबसे गर्म प्लेनेट होगा। पर हम पहले देख चुके हैं कि बुध गर्म सबसे प्लेनेट नहीं है, सबसे गर्म जो आपका प्लेनेट है वो कौन सा है, शुक्र है। तो यहाँ से आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, गैनीमेड सैटेलाइट ऑफ सैटर्न इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम। शनि का उपग्रह गैनीमेड। अब देखिए ये आपका जॉइंट स्टेटमेंट है, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है आपका गैनीमेड, लेकिन बीच में एक छोटा सा ट्विस्ट आ गया है। तो कभी कभी हम जब जॉइंट स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, जो लास्ट में आपका जो ये पार्ट दिया है, आपने ये पढ़ा तो यहाँ से आपको लग जाएगा कि हाँ स्टेटमेंट सही है और आप ध्यान नहीं देंगे और उसको करेक्ट मार देंगे। ये आपकी सिली मिस्टेक है, ऐसे में आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी पहला पार्ट कभी दूसरे पार्ट में कुछ ट्विस्ट करके उसको गलत कर देता है। ठीक है, तो इस चीज का खास ध्यान रखिएगा। जब भी दो ज्वाइंट स्टेटमेंट वाले आपको स्टेटमेंट देखने को मिले तो उसमें एक ना एक स्टेटमेंट में गलती होती ही होती है, और हम बिल्कुल या तो स्टार्टिंग में सही लिखा है तो उस फ्लो में चल रहे होते हैं और उसको फिर सही आंसर कर देते हैं, या फिर स्टार्टिंग में पढ़े हैं और लास्ट में अगर हमको सही स्टेटमेंट दिखा है तो फिर हम उसको राइट टिक कर देते हैं। तो वो चीज नहीं करनी है, बिल्कुल फोकस होकर क्वेश्चन को रीड करना है। तो यहाँ पे लिखा है गैनीमेड सैटेलाइट ऑफ सैटर्न। अब जो गैनीमेड है ये सैटर्न की सैटेलाइट नहीं है, ये आपकी जुपिटर की सैटेलाइट है। जुपिटर यानी कि आपका बृहस्पति की सैटेलाइट है आपकी गैनीमेड, और जो कि क्या है, लार्जेस्ट सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम। ये बिल्कुल सही, मतलब सेकंड स्टेटमेंट सही है, लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो स्टेटमेंट गलत हो गया ना, तो मतलब आपका दूसरा भी गलत हो गया, पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। और इसमें देखिए ऑप्शन में क्या पूछ रहा है, ओनली 1 and 2 आर करेक्ट, नहीं, ओनली 2 and 3 आर करेक्ट, दूसरा तो आपका गलत हो गया तो इसको भी हटा दीजिए। 1 2 3 4 ऑल आर करेक्ट डी दिया है, तो मान लीजिए तीसरा चौथा आपको नहीं भी आता है तो आपका सी ऑप्शन निकल के आ जाएगा कि ओनली 3 and 4 आर करेक्ट। तो पहला दूसरा स्टेटमेंट पता होने से भी आप ऑप्शन एलिमिनेट करके अपने आंसर पे आ सकते हैं। देखिए थर्ड स्टेटमेंट फिर भी देख लेते हैं कि नेपच्यून इज सराउंडेड बाय मीथेन गैस रिंग्स ऑफ सब जीरो टेम्परेचर। सब जीरो मतलब कि 0 डिग्री से सेल्सियस से नीचे का जो टेम्परेचर होता है उसकी, नेपच्यून बहुत दूर है आपका कहाँ से, सन से, तो जो नेपच्यून होगा उसमें आपको सब जीरो टेम्परेचर की क्या होती है, मीथेन गैस की रिंग्स देखने के मिलती है। ठीक है ना, तो ये आपका बिल्कुल सही है। इसके अलावा हमने जैसे मून्स के बारे में देखा है, तो यहाँ पे नेपच्यून का नाम आया तो एक चीज ध्यान रख लीजिए, जो आपका सैटर्न है, ठीक है, सैटर्न का जो आपका मून है उसका नाम है टाइटन। ठीक है, और अगर हम बात करें, ये आपके सोलर सिस्टम का जो सेकंड लार्जेस्ट मून है वो है, ठीक है ना, टाइटन। सैटर्न की अगर हम मून की भी बात करें तो सैटर्न के आपके मून्स कितने हैं, सबसे ज्यादा, यानी कि 145 नंबर्स ऑफ मून है आपके सैटर्न के, और इसका जो सबसे बड़ा आपका मून है वो टाइटन है। लेकिन अगर हम नेपच्यून की बात करें, नेपच्यून यानी कि वरुण की अगर बात करें, तो नेपच्यून का जो आपका मून है उसका नाम क्या है, ट्राइटन। ठीक, तो टाइटन सैटर्न का मून है और ट्राइटन आपका नेपच्यून का मून है, क्योंकि यहाँ पे नेपच्यून आया था तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक, तो थर्ड आपका सही है। चौथा देखिए, फोबोस एंड डिमोस आर 2 सैटेलाइट्स ऑफ मार्स। ये जो आपके फोबोस और डिमोस हैं क्या है, मार्स के सैटेलाइट हैं, ये भी आपका सही है।
इस चीज को ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि कभी कभी ये जो मिक्स वाली चीज होती है ना, ये आपको पूछी जाती है। जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए बताऊं तो जो आपका 24 के प्री में या 25 के प्री में क्वेश्चन आया है कि धौलाधर या धौलागिरी पे आया है, तो आप जब धौलाधर रेंज की बात करते हैं तो धौलाधर रेंज आपकी कहाँ है, इंडिया में है ना, आपके जो मिडिल हिमालयाज हैं उसका पार्ट है। लेकिन जब आप धौलागिरी की बात करते हैं तो धौलागिरी आपकी पीक है जो कि कहाँ है, नेपाल में है। तो ये जो सिमिलर नाम वाले क्वेश्चन है, यहाँ पे कंफ्यूजन मतलब एग्जामिनर हमेशा क्रिएट करने की कोशिश करता है। इसके अलावा जैसे नेशनल पार्क की बात करें तो आपने मॉलिंग नेशनल पार्क पढ़ा होगा। जो आपका मॉलिंग नेशनल पार्क है ये अरुणाचल प्रदेश में है। फिर आप मुरलेन नेशनल पार्क की बात करें तो मुरलेन नेशनल पार्क आपका कहाँ है, मिजोरम में है। फिर आप मौलेम नेशनल पार्क की बात करें जिसको भगवान महावीर नेशनल पार्क भी कहते हैं, तो ये आपका कहाँ है, गोवा में है। और इन तीनों नेशनल पार्क के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्योंकि कैसे हैं, सिमिलर नाम वाले हैं। तो आपको मौलेम भगवान महावीर वाला कहाँ मिलेगा, गोवा में। मॉलिंग मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में। और जो मुरलेन है वो आपको कहाँ मिलेगा, मिजोरम में मिलेगा। मुरलेन से आप ध्यान रख लीजिएगा, जो मुरली बजाते हैं कौन है, कृष्ण जी है। और कृष्ण जी की जो पत्नी थी कौन आपकी, रुक्मणी जी, वो कहाँ की थी, मिजोरम की थी। आपके अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में आपके एक मेला लगता है, और उस मेले में आपके जो मिजोरम के जो लोग हैं वो क्या मानते हैं कि वो रुक्मणी जी का क्या है, ससुराल है। तो वहां से मिजोरम के जो मिजो ट्राइब के लोग हैं वो उस मेले में सम्मिलित होने के लिए आते हैं। तो यहाँ से बस ध्यान रखिएगा, जो आपका मुरलेन है वो कहाँ है, मिजोरम में, ठीक है ना। चलिए, वो बस मैं इसलिए बता रही थी कि जो कंफ्यूजन वाली चीजें वो पूछी जाती हैं, तो आप इसको बिल्कुल स्टार मार्क बना के ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है ये सब चीजें आपको बता चुकी हूँ पहले। चलिए, सौर मंडल में किस ग्रह का चुंबकीय क्षेत्र सबसे मजबूत है, ये हम पहले देख चुके हैं कि मैग्नेटिक फील्ड किसका ज्यादा है और किस वजह से है ना। सीधा सीधा आंसर है इसका, जुपिटर 20,000 टाइम्स है किसका, अर्थ का। वो सब मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, आप एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। और आपको अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश की जाएगी। चलिए, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सैटर्न एंड इट्स मून्स। सैटर्न हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ मून्स इन द सोलर सिस्टम, ठीक है, मैं बता चुकी हूँ, आपके 145 मून्स है, सही है। टाइटन इज द लार्जेस्ट मून ऑफ सैटर्न एंड सेकंड लार्जेस्ट मून इन द सोलर सिस्टम, ठीक। तो आपका टाइटन है, ये लार्जेस्ट आपका मून है किसका, सैटर्न का, और सेकंड लार्जेस्ट मून है सोलर सिस्टम का। फर्स्ट लार्जेस्ट कौन है आपका, गैनीमेड। टाइटन इज बिगर देन द प्लैनेट मर्क्यूरी, जो हमारा मर्क्यूरी है, जो हमारा सबसे छोटा ग्रह है, टाइटन का जो साइज है उससे भी बड़ा है। तो आपके तीनों स्टेटमेंट क्या है, इसमें पूछ रहा है हाउ मेनी ऑफ द अबव, ये भी एक पैटर्न होता है, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट मतलब इनमें से कितने स्टेटमेंट है आपके जो सही है, तो तीनों होंगे, 1 2 3, तो ये हो जाएगा तीनों, ठीक। आगे बढ़ते हैं, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ से जो है आपके वो पीवाईक्यू शुरू हो गए हैं, ठीक है ना। 15 क्वेश्चन मैंने सोलर सिस्टम के लिए थे, फिर 16वें से हम जो आपके पीवाईक्यूज हैं उनको डिस्कस करेंगे। चलिए, पहले क्वेश्चन देखते हैं। आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है आपके मेन से सिलेबस में तो आप ये सब चीजें पढ़ते हैं, इन प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, पर क्योंकि अभी पूछा जा चुका है तो फिर आप उसको एक बार रिवाइज करके ही जाएंगे, ठीक। चलिए, तो पहले में लिखा हुआ है कि मूविंग अवे फ्रॉम द सी द फोर्स ऑफ अ ट्रॉपिकल साइक्लोन डिक्रीजेस, मतलब समुद्र से दूर जाने पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात का बल कम हो जाता है। ये बिल्कुल आपका सही है। कैसे होता है हम थोड़ा सा देख लेंगे। एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात को अपनी ऊर्जा समुद्र सतह से प्राप्त जल वाष्प की संघनन क्रिया में छोड़ी गई गुप्त ऊष्मा से मिलती है, जो समुद्र से दूर जाने पर कम हो जाती है। 1 and 2 बोथ आर ट्रू एंड 2 इज द करेक्ट रिस्पॉन्स ऑफ व्हाट 1। ये आपका पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बिल्कुल ये क्लियर नहीं है तो थोड़ा सा बेसिक्स देख लीजिए। हम अगर इंडिया की बात करें, अगर ये हमारा 0 डिग्री है तो ये हमारा क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्री साउथ तक में जो आपकी लैटिट्यूडनल लाइंस हैं, इसके बीच का जो आपका रीजन है इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल रीजन या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। यहाँ पे आपको सन का जो इन्फ्लुएंस है, सन की हीट का, वो सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। और इसी एरिया में जो आपके साइक्लोन्स डेवलप होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बोलते हैं। अभी जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है इनको डेवलप होने के लिए एक प्री कंडीशन होती है कि सी सरफेस का जो टेम्परेचर है आपका 27 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। इसी वजह से अगर आप देखेंगे हमारे इंडिया की अगर हम बात करें तो आपका जो बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल आपका थोड़ा सा इंक्लोज है,
और अरेबियन सी थोड़ा सा क्या है, फैला हुआ है। इसके अलावा आपकी जो 77% रिवर्स हैं वो कहाँ आके गिर रही है, बे ऑफ बंगाल में। और जब वो रिवर आपकी लैंड से आती है तो हीट भी लेके आती है। तो आप देखेंगे कि अरेबियन सी कंपेरेटिवली जो आपका बे ऑफ बंगाल है इसका टेम्परेचर आपको ज्यादा देखने के लिए मिलता है। और टेम्परेचर आपको ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है तो आपकी ये जो रिक्वायरमेंट है 27 डिग्री सेल्सियस सी सरफेस टेम्परेचर वाली, की समुद्र के सतह का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से उससे ऊपर होना चाहिए, ये आपकी फुलफिल हो जाती है। इसीलिए वजह से आपको जो बे ऑफ बंगाल है यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे, अरेबियन सी में आपको कम देखने के लिए मिलेंगे। दूसरी जो इसकी कंडीशन है कि यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स, यानी कि जो कोरियोलिस बल है, कोरियोलिस बल क्या होता है, जो पृथ्वी के घूर्णन की वजह से जनरेट होता है, ठीक है ना। जैसे मैं अगर बात करूं कि ये क्या है, मेरा यहाँ पे हाई प्रेशर वाला एरिया है और यहाँ पे लो प्रेशर वाला एरिया है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर वाला एरिया है। तो मैं सपोज हाई प्रेशर में हूँ, ये लो प्रेशर वाला एरिया है। तो इनिशियली जो हवा है, जो विंड है, वो कैसे मूव करती है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। तो हवा क्या करेगी, यहाँ से यहाँ मूव करेगी। तो हवा को क्या सीधा सीधा मूव होना चाहिए, तो सीधा सीधा मूव नहीं होगे, कैसे मूव करेगी, ऐसे मूव करेगी। मतलब इनिशियल जो हवा का जो डायरेक्शन है उसको कौन डिसाइड करेगा, आपका दाब प्रवणता बल, जिसको प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स हम बोलते हैं, पीजीएफ बोलते हैं, ठीक है। ये दाब प्रवणता बल आपका डिसाइड करेगा इनिशियल जो हवा का मूवमेंट है, ठीक। मतलब हाई प्रेशर यहाँ पे है, यहाँ पे लो प्रेशर है, तो हवा को इस डायरेक्शन में ऐसे चलना चाहिए। लेकिन जो आपका कोरियोलिस फोर्स है वो क्या करता है, हवा के डायरेक्शन को इफेक्ट करता है। अब जब कोरियोलिस फोर्स इसमें एक्ट करेगा तो ये सीधी नहीं चल के हवा आपकी ऐसे चलेगी, ठीक है। मैं यहाँ पे हाई प्रेशर में हूँ, यहाँ पे सपोज लो प्रेशर है, और पृथ्वी कैसे घूम रही है, वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है। तो पृथ्वी आपकी ऐसे वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, तो ये जो आपकी हवा है ये घूर्णन की वजह से क्या करेगी, ये सीधी नहीं घूम के इस तरह से घूमेगी, इस तरह से घूमेगी, समझ रहे हैं आप। तो जो जो डायरेक्शन डिफ्लेक्ट होता है वो किसकी वजह से होता है, कोरियोलिस फोर्स की वजह से डिफ्लेक्ट होता है। और कोरियोलिस फोर्स का अगर हम बात करें तो ये साइन के फॉर्म में इसको हम देखते हैं। तो अगर हम साइन 0 की बात करें तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। और यहाँ पे जो 0 डिग्री है ये हम लैटिट्यूड वाला 0 डिग्री ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम साइन ऑफ लैटिट्यूड अगर हम देखें तो साइन ऑफ लैटिट्यूड में अगर हम साइन 0 डिग्री लैटिट्यूड लें तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। मतलब कोरियोलिस फोर्स का जो आपका इफेक्ट है इक्वेटर में वो 0 दिखाई देगा। और अगर इक्वेटर में कोरियोलिस फोर्स आपका 0 है और आपका जो साइक्लोन है, साइक्लोन का डेवलपमेंट कराना है, तो साइक्लोन में क्या होता है, एक आपका लो प्रेशर वाला केंद्र होता है, निम्न दाब वाला क्षेत्र होता है, और उसी निम्न दाब वाले क्षेत्र से क्या होता है, हवाएं जो होती है, मॉइस्चर लेडेन जो विंड्स होती है, वो हाई प्रेशर वाले एरिया से कहाँ घूम के आने की कोशिश करती हैं, निम्न दाब वाले क्षेत्र में। और जब वो दाब वाले क्षेत्र में आने की कोशिश करती हैं तो कोरियोलिस फोर्स की वजह से क्या होता है, जो विंड आपकी होती है वो मूव करती है। लेकिन अगर हम इक्वेटर की बात करेंगे तो इक्वेटर के पास कोरियोलिस फोर्स आपका 0 होता है। तो इस वजह से जो आपका साइक्लोन का फॉर्मेशन है वो इक्वेटर के पास आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। इक्वेटर से थोड़ा 5 डिग्री ऊपर जाएंगे तो वहां पे आपका जब कोरियोलिस फोर्स आपको दिखेगा तो वही रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए, जो आपकी विंड मूव हो रही है उसके लिए। तो ये आपकी दूसरी चीज हो गई। तीसरा अगर आप बात करें तो जो विंड का जो वर्टिकल मूवमेंट होता है वो क्लियर होना चाहिए। मतलब कि आपकी विंड लो प्रेशर वाले निम्न दाब वाले क्षेत्र में क्या हो रही है, चारों तरफ से आ रही है। निम्न दाब वाला क्षेत्र कैसे बना है, इनिशियली जो सी का सरफेस का टेम्परेचर जब ज्यादा होगा तभी, जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तभी निम्न दाब का क्षेत्र बनता है। फिर इसके अलावा कोरियोलिस फोर्स है तो क्या कर रहे हैं, विंड को मूव करने में हेल्प कर रहा है। अब अगर उसको रेनफॉल करवाना है तो कंडेंसेशन करवाना पड़ेगा, संघनन करवाना पड़ेगा, उसके लिए विंड को ऊपर उठना पड़ेगा। तो अगर वर्टिकल विंड मूवमेंट अच्छा है तो फिर आपकी कंडेंसेशन की प्रक्रिया हो जाएगी। यही कुछ आपकी प्री कंडीशंस हैं जिसमें क्या होता है, आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन का डेवलपमेंट होता है। और इस ट्रॉपिकल साइक्लोन को जो ऊष्मा मिल रही होती है, तो आपको जब तक मॉइस्चर की सप्लाई हो रही है, मॉइस्चर की सप्लाई हो रही है तो क्या हो रहा है, आपकी उसी मतलब जल वाष्प की जो कंडेंसेशन है उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो संघनन की क्रिया हो रही है, मतलब आपका जो जल वाष्प है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, वाटर, आपका जो वेपर है किसमें कन्वर्ट हो रहा है, वाटर ड्रॉपलेट्स में। वही इसको क्या दे रहा है, ऊर्जा दे रहा है, ठीक है। और उसी जो आपकी एक गुप्त ऊष्मा है उसी को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन बोलते हैं। तो जब तक उसको मॉइस्चर की सप्लाई हो रही है वही उसका क्या है, अगर आपको बाकी चीजें नहीं समझ आ रही तो इतना समझ लीजिए, जो मॉइस्चर की सप्लाई है वही क्या है, उसकी ऊर्जा का सोर्स है। और जब मॉइस्चर की सप्लाई आपकी खत्म होगी
तो साइक्लोन आपका कोस्ट में जब आएगा तो कोस्ट में तो मॉइस्चर की सप्लाई बंद हो जाएगी, जो आपको नमी मिल रही थी समुद्र से वो तो खत्म हो गई कोस्ट में आने तक में, तो वहां पे फॉल कर जाएगा और फिर वहां पे डिस्ट्रक्शन क्रिएट करेगा, रेनफॉल करेगा। ठीक है ना, तो ये बेसिक चीज हो गई आपके साइक्लोन के बारे में। इसके अलावा जो आपका ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है, जो उष्णकटिबंधीय एरिया में जो आपके चक्रवात आते हैं, किस डायरेक्शन में मूव करते हैं, आपके ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक है, इनका जो डायमीटर होता है वो थोड़ा सा स्मॉल होता है, प्लस जो ये जिस इंटेंसिटी मतलब इनकी जो डिस्ट्रक्शन की इंटेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है। दूसरे आपके जो साइक्लोन्स होते हैं वो टेम्परेट साइक्लोन होते हैं, जो कि आपकी टेम्परेट रीजन में या जो आपका उपोष्ण क्षेत्र है वहां पे बनते हैं। ये वाले एरिया में आपको देखने के लिए मिलेंगे, मतलब 30 डिग्री के ऊपर जो 60 डिग्री वाला मैं एरिया ले लूं, इसके बीच में आपको देखने को मिलेंगे टेम्परेट साइक्लोन। आपने वेस्टर्लीज का नाम सुना होगा, तो आप अगर ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात करें तो ये आपको सिर्फ इनका डेवलपमेंट सी में देखने के लिए मिलता है, लेकिन टेम्परेट साइक्लोन की बात करें तो इनका डेवलपमेंट आपको सी में भी और लैंड में दोनों में देखने के लिए मिलता है। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन उसमें हमने क्या देखा कि एक लो प्रेशर का क्षेत्र है जो बनेगा, इतने सी सरफेस टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस से गया उससे ज्यादा है तो, है ना, फिर वहां पे क्या करेंगे, हाई प्रेशर वाले एरिया से जो विंड होंगी उस तरफ बढ़ेंगी और फिर विंड का मूवमेंट ऊपर होगा और कंडेंसेशन से फिर वो जो भी रेनफॉल है, डिस्ट्रक्शन है, वो सब करेंगे। लेकिन जो टेम्परेट साइक्लोन है, जो हमारी वेस्टर्लीज है, वो कैसी है, आपकी वार्म विंड से और उधर से पोल साइड से आपकी पोलर ईस्टर्लीज विंड आती है, ध्रुवीय आपकी ईस्टर्ली पवने आती है। तो जो कोल्ड और हॉट विंड जब आपकी क्या करती है, आपस में एक दूसरे के नजदीक आती है, तो हॉट विंड नीचे रहती है और हॉट विंड क्या करती है, वार्म विंड को ऊपर उठाती है। जब गर्म हवा आपकी ऊपर उठेगी तो क्या होगा, फिर कंडेंसेशन वगैरह की प्रोसेस होगी और फिर तब आपकी क्या बनेंगे, टेम्परेट साइक्लोन बनेंगे। ठीक है ना, टेम्परेट साइक्लोन को अगर हम देखें तो इसका जो डायमीटर है वो ट्रॉपिकल साइक्लोन के कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। आपकी जो टेम्परेट साइक्लोन है इसका जो डिस्ट्रक्शन है अगर हम देखें ट्रॉपिकल साइक्लोन के कंपैरेटिवली थोड़ा सा ये कम करते हैं। और जो टेम्परेट साइक्लोन है क्योंकि वेस्टर्ली वाले बेल्ट में फ्लो कर रहे हैं, और वेस्टर्ली आपकी कैसे मूव करती है, वेस्ट टू ईस्ट। ठीक, अगर मैं ईस्टर्ली बोल रही हूँ तो उसका इनिशियल जो डायरेक्शन है वो ईस्ट टू वेस्ट है, वेस्टर्ली बोल रही हूँ तो वेस्ट टू ईस्ट है। तो जो आपकी ट्रॉपिकल साइक्लोन है ये टेम्परेट साइक्लोन वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हैं। तो ये बेसिक आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में आइडिया मिल गया होगा। जो आपका क्लाइमेट वाला चैप्टर है वहां पे मैं फिर से ट्रॉपिकल साइक्लोन को डिस्कस नहीं करूंगी, क्योंकि मैं यहाँ पे पीवाईक्यू आपको करवा रही थी कि इससे क्वेश्चन आया है, तो यहाँ पे जितनी जितनी बेसिक चीजें होनी चाहिए वो हमने देख ली है, जितना पूछा है उससे ज्यादा ही हमने समझ लिया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है ना, फिर हम क्लाइमेट वाले चैप्टर में इसके अलावा जो हमारे टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम देखेंगे। ठीक है ना, तो पहला स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वही एक्सप्लेनेशन लिखा है, इसको देख लीजिएगा। देखिए नीचे दी गई नदियों की लंबाइयों का घटता क्रम क्या होगा। अब इसमें जो आपका ड्रेनेज सिस्टम वाला चैप्टर है वहां पे मैं आपको ये सब टॉपिक्स अच्छे से कराऊंगी, पर क्योंकि ये क्वेश्चन देखिए पूछा हुआ है तो आप जैसे नदियां हैं इसी तरह से आप पीक्स का भी एक बार सीक्वेंस लिख लीजिएगा। ठीक है, हम आप जहां से भी पढ़ रहे होंगे वहां पे आपको पीक की कुछ हाइट लिखी होती है, तो हाइट एक पीक की मत ध्यान रखिए, लेकिन एक प्रॉपर डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में पीक्स को अरेंज करके देख लीजिए कि हाँ सबसे ऊंची पीक कौन सी है, फिर कौन सी नीचे है, तो आपको एक पिक्चर फॉर्म में ध्यान रहेगा। ये वाली पीक का नाम मैंने ऊंचाई में पढ़ा था, तो फिर उसमें आप उसको अरेंज कर पाएंगे। अब अगर हम इस वाले क्वेश्चन को देखें तो अगर आप सीधा सीधा देख के इसको हटा देंगे कि यार मैंने तो रिवर की लेंथ पढ़ी नहीं है, मुझे याद ही नहीं है, तो फिर ऐसे आप देखेंगे तो आपके जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स होंगे वो बहुत कम हो जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को देखिए हम सॉल्व कैसे करते हैं। अगर हम गोदावरी की बात करें, गोदावरी की आपको नदी की लंबाई पता हो नहीं पता हो, इसको हम दक्षिण की गंगा कहते हैं, है ना। अगर हम दक्षिण भारत की बात करें, प्रायद्वीपीय पठार की नदियों की बात करें, तो आपकी जो गोदावरी रिवर है वो कैसी है, सबसे लंबी नदी है। मतलब इसमें अगर बोल रहा है कि सबसे लंबी से सबसे छोटी तक में हमको अरेंज करना है, तो सबसे लंबी इसमें कौन सी हो जाएगी, आपकी गोदावरी हो जाएगी पहले नंबर पे। और हम बात करेंगे कृष्णा रिवर की, तो कृष्णा रिवर के बारे में हम पढ़ते हैं, कृष्णा रिवर जो है दूसरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय पठार की क्या है, नदी है। तो पहले के बाद कौन सा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। तो देखिए पहले के बाद दूसरा कहाँ पे है, पहले के बाद दूसरा आपका सिर्फ एक ही स्टेटमेंट पे है, ऑप्शन सी में है। तो आपको तीसरे चौथे में जाने की जरूरत ही नहीं है कि इस पर्टिकुलर रिवर की जो लेंथ है वो कितनी है। ठीक है ना, फिर भी अगर हमको देखना है तो हम देख लें, गोदावरी सबसे लंबी है, फिर कृष्णा, उसके बाद आपकी नर्मदा है और सबसे छोटी आपकी इन चारों में से महानदी है। ठीक, देख लीजिए गोदावरी सबसे लंबी है 1465 किलोमीटर, कृष्णा जो है दूसरी सबसे लंबी है 1400 किलोमीटर, नर्मदा उसके बाद 1312 किलोमीटर, और महानदी छोटी है कितनी, 858 किलोमीटर। ठीक है ना, चलिए अब देखते हैं
मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट कोड। इसमें आपको मिलाना है जो अंतरराज्यीय आपकी जल विवाद न्यायाधिकरण है उनको, नंबर ऑफ स्टेट्स जो कि इन्वॉल्व है। इसमें देखिए जो आपकी महादायी रिवर है या मांडवी रिवर भी जिसको कहते हैं, ये आपकी गोवा में फ्लो करती है, ठीक है ना। और यही जो आपकी मांडवी रिवर है, इसमें आप देखेंगे कि जो दूध सागर फॉल है, आप रील वील में देखे होंगे, जो एकदम सुंदर सा दिखता है, जहाँ पे आपकी ट्रेन आपकी जाती रहती है और फिर एकदम लंबा सा वाटरफॉल दिखता है, वो आपका दूध सागर फॉल है और वो मांडवी रिवर पे है। अब जब भी हम जल विवाद की बात करते हैं, मान लीजिए अगर आपको नंबर ऑफ स्टेट्स इन्वॉल्व कितने हैं आपको नहीं पता है, तो आप यहाँ पे एक बेसिक कॉमन सेंस लगाइए कि वो जो आपकी रिवर है जिन जिन स्टेट्स से डायरेक्टली फ्लो कर रही होगी, थोड़ी बहुत ट्रिब्यूटरीज का वहां पे इन्फ्लुएंस होगा, वही स्टेट्स क्या होंगे इसके जो डिस्प्यूट है उसमें इन्वॉल्व होंगे। जैसे अगर हम बाकी रिवर का अगर हमको नहीं पता है, तो अगर जैसे आपकी ये है कौन, महानदी रिवर है, ये कहाँ से निकलती है, छत्तीसगढ़ में आपका जो धमतरी है वहां पे जो आपका सिहावा पर्वत है वहां से निकलती है, फिर ये उड़ीसा से जाती हुई कहाँ मिल जाती है, बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो ये किन किन स्टेट से फ्लो हो रही है, छत्तीसगढ़ से और उड़ीसा से। तो अगर इन दोनों की बात करें तो कितने नंबर ऑफ स्टेट्स इन्वॉल्व हुए हमारे, 2। इसमें मध्य प्रदेश का क्या ही काम होगा, है ना। तो जो महानदी का आपका वाटर डिस्प्यूट है इसमें आपकी 2 रिवर्स इन्वॉल्व है। देखिए इसमें कितना हो जाएगा आपका आंसर, 2 हो जाएगा। फिर जब हम महादायी यानी मांडवी जिसका दूसरा नाम है इसकी भी बात करें, तो गोवा के आसपास आपको कौन कौन से स्टेट्स देखने के लिए मिलते हैं, ऊपर में आपको महाराष्ट्र देखने को मिलता है, फिर आपका गोवा है, फिर नीचे में आपका कर्नाटका है। तो जो मांडवी रिवर का डिस्प्यूट है ये महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका के बीच में है, ठीक है। गोवा के प्रॉक्सिमिटी में यही दोनों स्टेट है, तो यहाँ से ध्यान रखिएगा। तो मांडवी रिवर में आपके कितने स्टेट्स इन्वॉल्व है, 3 स्टेट इन्वॉल्व है। इसके बाद जब हम नर्मदा वाटर डिस्प्यूट की बात करें, तो नर्मदा के वाटर डिस्प्यूट में आपके 4 स्टेट इन्वॉल्व हैं। कौन कौन से, आपका मध्य प्रदेश हो गया, आपका महाराष्ट्र हो गया, आपका गुजरात हो गया और राजस्थान हो गया। ये जो 4 आपके बड़े बड़े स्टेट्स हैं, ये मध्य प्रदेश में जो आपका नर्मदा जल विवाद जो न्यायाधिकरण है इसमें इन्वॉल्व है। फिर अगर हम बात करें किसकी, गोदावरी वाटर डिस्प्यूट की बात करें, तो इसमें आपके 5 स्टेट्स इन्वॉल्व है। कौन कौन से, आपका मध्य प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, इसके अलावा आपका कर्नाटक हो गया, उड़ीसा हो गया, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ से आपका डायरेक्ट मैच है कि ए का आपका 3 है, बी का आपका 2 है, सी का आपका 3 है और डी का आपका 4 है। तो मतलब 1 2 3 और 4, 1 2 3 4 देख लीजिए कहाँ पे दिया हुआ है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 कहीं नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे इसको चेंज कर लीजिएगा, ये 1 2 कर लीजिएगा और इसको 3 कर लीजिएगा, ठीक है। 1 2 3 4 सीधा सीधा लिखा हुआ है, देख लीजिए। महादायी में 3 स्टेट्स हैं, गोवा, कर्नाटका और महाराष्ट्र। नर्मदा की बात करें तो गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र और राजस्थान। महानदी में उड़ीसा और छत्तीसगढ़। और जब गोदावरी डिस्प्यूट की बात करें तो इसमें आपका महाराष्ट्र भी है, कर्नाटका भी है, आंध्र प्रदेश भी है, उड़ीसा भी है और एमपी भी है। तो महाराष्ट्र और कर्नाटका को एक साथ ध्यान कर लीजिएगा, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा को एक साथ ध्यान कर लीजिएगा और मध्य प्रदेश अलग से है, ठीक है, भूलना नहीं है। वहां से आपकी कुछ ट्रिब्यूटरीज भी आ रही होंगी, इसकी वजह से गोदावरी रिवर वाटर में डिस्प्यूट है। अब जैसे हम देखें तो पानी की कमी हर जगह है ना। अब मान लीजिए महानदी आपकी छत्तीसगढ़ से निकल रही है और छत्तीसगढ़ में ही उसको रोक रोक के डैम्स बना बना के, बैराज बना बना के पानी को वहीं पे अगर हम यूज कर लें और उड़ीसा में उस पानी को कम जाने दें, तो उड़ीसा वाले विवाद खड़ा करेंगे ना कि पानी तो हमारे तक अब आने ही नहीं दे रहे हो वहां से, ये रिवर हमारे यहाँ से भी फ्लो कर रही है लेकिन हम उस पानी का बिल्कुल भी सही तरीके से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर ये क्या करते हैं, आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन में आप एक पर्टिकुलर आर्टिकल है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कौन सा आर्टिकल है वो, जो कि जल विवाद जैसे मुद्दों को समझौता करने के लिए बनाया गया था। उस आर्टिकल के थ्रू ये जो आपके प्राधिकरण से इनका क्या होता है, एस्टेब्लिशमेंट होता है, ठीक है ना। फिर अगर आपको यहाँ का जो आपका डिसीजन है अगर आपको एक्सेप्टेड नहीं है तो फिर आप इसको क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। जैसे आपने एनजीटी का नाम सुना होगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ये क्या करता है, जो भी आपकी इन्वायरमेंटल रिलेटेड जो कंसर्न्स हैं उसकी बारे में ये अपना सुनवाई देता है, डिसीजन देता है ना। सीओ मोटो एक्शन लेता है कि अगर कोई एक्टिविटी हो रही, जैसे रैट होल माइनिंग हो रही थी आपके मेघालय के जयंतिया हिल्स में, तो वहां पे एनजीटी ने सीओ मोटो एक्शन लिया और उसको बैन किया। फिर अगर उस बैन से अगर कोई पार्टी आपकी संतुष्ट नहीं है तो फिर वो क्या कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट में आपकी अपील कर सकती है। लेकिन ये जो ट्रिब्यूनल्स है इनका निर्माण इसीलिए किया गया है कि जो आपके जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, यहाँ पे आपको क्या हो, जो केसेस आपके इतने ज्यादा पेंडिंग है तो उनका वर्कलोड और ज्यादा नहीं बढ़े। तो पर्टिकुलर किसी अगर डिपार्टमेंट से रिलेटेड, किसी आपके इश्यू से रिलेटेड कोई पर्टिकुलर आपका ट्रिब्यूनल बना हुआ है तो फिर वहां पे क्या होगा, जो फास्ट ट्रैक प्रोसेस में आपके जो केसेस हैं वो सॉल्व होंगे, ठीक है ना। चलिए
आगे बढ़ते हैं। देखिए, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट इन डिसेंडिंग ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ लार्ज डैम कंस्ट्रक्टेड देयर। अब जिस साल ये क्वेश्चन पूछा गया था 2020-21 में, उसी साल एसएससी में शायद क्वेश्चन आया था यही वाला। उसमें वन लाइनर क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सा स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ लार्ज डैम्स है, और उसका आंसर महाराष्ट्र था। लेकिन यहाँ पे आपका ऑप्शन महाराष्ट्र नहीं है ना। और अगर आप डेवलपमेंट के ही कॉन्टेक्स्ट में अगर लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, और अगर आप सोचें कि गुजरात आपका सबसे डेवलप स्टेट है, तो शायद गुजरात में सबसे लार्ज नंबर ऑफ डैम्स हो, तो ये भी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन देखिए तो आप छोड़ने वाले होते हैं, अगर नहीं आ रहा है तो इनको छोड़िए। अगर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन में आपको एक भी जगह पे आपको अगर तुक नहीं लग रहा है कि ये सही हो सकता है, चारों में अगर आप कंफ्यूज हो, तो वैसे क्वेश्चन हमको छोड़ने होते हैं। आपको 100 में 100 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं, ठीक है ना, वरना फालतू की नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। अगर इसका डायरेक्ट आंसर देखेंगे तो इसका आंसर आपका सी है। तो सबसे ज्यादा सेकंड जो सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन है आपका महाराष्ट्र है। लार्ज नंबर ऑफ डैम्स के नंबर की बात करें तो सेकंड नंबर पे आपका मध्य प्रदेश है, तीसरे नंबर पे आपका गुजरात है, चौथे नंबर पे राजस्थान है, पांचवें में आंध्र प्रदेश है, और छठवें में आपका तेलंगाना है, ठीक है ना। राजस्थान में आपकी नंबर ऑफ जो रिवर्स हैं वो कम है, इसकी वजह से ऐसे मत समझिएगा कि राजस्थान में आपके नंबर ऑफ डैम्स नहीं होंगे। राजस्थान में भी अच्छे खासे नंबर ऑफ लार्ज डैम्स है, ठीक। तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। माजुली दुनिया का सबसे बड़ा बसा हुआ नदी वाला द्वीप किस नदी से बना हुआ है। अब हम देखें, अगर ब्रह्मपुत्र रिवर की बात करें तो ब्रह्मपुत्र रिवर जब बहती है तो कैसे बहती है, इस तरह के ब्रेडेड चैनल्स बनाते हुए बहती है, ठीक। ये ब्रेडेड चैनल्स इसको बोलते हैं, ये सब आपको नहीं जानना है। फिर ये यही क्या करते हैं, आपस में पास में आके क्या करते हैं, एक बड़ा सा द्वीप बनाते हैं। तो अब अगर ब्रह्मपुत्र रिवर देखेंगे तो इसमें आपको बहुत सारे क्या होंगे, जो नदी पे बने हुए द्वीप हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। इसमें से आपको जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा नदी पे बना हुआ द्वीप माजुली द्वीप देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे ह्यूमन हैबिटेशन भी है, वो आपका किस नदी पे हो जाएगा, सीधा सीधा आंसर हो जाएगा इसका ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र जब ड्रेनेज वाला टॉपिक आएगा तो उसमें मैं अच्छे से कराऊंगी, लेकिन अगर आप ऐसे समझना चाहें तो ब्रह्मपुत्र आपकी चामयुंगडुंग ग्लेशियर है, कहाँ पे, आपके तिब्बत वाले रीजन में, मानसरोवर के पास, वहां से निकलती है। और जब ब्रह्मपुत्र वहां निकलती है तो उसका नाम क्या कहलाता है, सांगपो कहलाता है। फिर ब्रह्मपुत्र आपकी यांग याप ला पास है, यांग याप ला आपका क्या है, पास है। वहां से कहाँ एंटर करती है, तिब्बत वाले रीजन से अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश में ही इस रिवर को हम किस नाम से जानते हैं, दिहांग। कहीं कहीं पे इसको सियांग भी लिखा रहता है, ठीक है, पर ज्यादातर नाम यूज होता है वो दिहांग है। तो अरुणाचल प्रदेश में ही सांगपो को क्या बोलेंगे, हम दिहांग बोलेंगे। फिर यही जो आपकी दिहांग रिवर है, जब ये असम में एंटर करती है और अपनी ट्रिब्यूटरीज से मिलती है, जैसे कि सुबनसिरी हो गई, लोहित हो गई, संकोस हो गई, ठीक है, मानस हो गई, जब इन सारी रिवर्स की मिलती है तो फिर ये असम वाले प्लेन में एंटर करने के बाद ब्रह्मपुत्र कहलाती है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ब्रह्मपुत्र के बारे में हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी गंगा का आप जानते हैं, गंगा इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कहाँ से निकलती है, जो आपका उत्तराखंड में उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे गोमुख नाम की जगह है, जहाँ पे गंगोत्री ग्लेशियर है। वहां से आपकी कौन सी रिवर निकलती है, आपकी अलकनंदा। फिर अलकनंदा से आपकी कौन सी रिवर मिल जाती है, भागीरथी, ठीक है ना। और ये भागीरथी आपकी आपके जो उत्तराखंड का उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है, उसमें जो गोमुख नाम की जगह में जो गंगोत्री ग्लेशियर है, वहां से आपकी भागीरथी निकलती है। फिर बद्रीनाथ के पास आपका सत्तोपंथ ग्लेशियर है, वहां से आपकी अलकनंदा निकलती है। फिर अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है देवप्रयाग में। वहां से फिर आपकी जो दोनों रिवर का जो कन्फ्लुएंस होता है, उस संगम से जो एक रिवर बनती है उसको हम गंगा रिवर कहते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ से आपका आंसर, ये गंगा के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हो गई है। नर्मदा नदी का आप जानते हैं कि नर्मदा नदी आपके जो अमरकंटक जो हिल है आपका, वहां से निकलती है। और इसके अलावा ये वेस्ट फ्लोइंग आपकी रिवर है ना। आपका जो विंध्या माउंटेन और सतपुड़ा माउंटेन के बीच जो आपकी भ्रंश घाटी बनती है, रिफ्ट वैली बनती है, उसमें आपकी नर्मदा रिवर फ्लो करती है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन आया था, देवप्रयाग अलकनंदा और नदियों के संगम पर स्थित है। तो अलकनंदा और कौन सी रिवर होगी, अभी मैंने बताया आपकी भागीरथी रिवर है, जिसके संगम पर स्थित है। अगर हम पूरे संगम की बात करें तो इसका देखिए डीएवी से निमोनिक ध्यान रखना है। इसमें आपकी बीच में जो रिवर बह रही है कौन सी है, अलकनंदा है, ठीक है। अलकनंदा है जो कि कहां से बह रही है, आपके सतोपंथ ग्लेशियर से क्या है, इसका उद्गम है, इसका अलकनंदा का। अब जब हमने डीएवी लिखी हो तो इसमें क्या है, आपकी धौली गंगा एक रिवर है,
धौली गंगा रिवर है जो कि अलकनंदा से मिल रही है कहाँ पे, ये जो वी से मैं लिखी हूँ ये क्या है आपका विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग। फिर दूसरा देखिए, दूसरा मैं जो निमोनिक लिख रही हूँ नान है, नान में जो आपका एन सी है ये है आपकी नंदाकिनी, नंदाकिनी रिवर है जो कि अलकनंदा में मिल रही है कहाँ पे आपके नंद प्रयाग में। फिर मैं दूसरा तीसरा निमोनिक लिख रही हूँ पाक, इसमें जो आपका पी है, पी से आपकी रिवर है पिंडार या पिंडारी गंगा, ये अलकनंदा से मिल रही है। के से आपका जो प्रयाग है वो है कर्ण, कर्ण प्रयाग में, ठीक। फिर इसके बाद आपका चौथा निमोनिक में लिख रही हूँ मार, मार में एम से जो आपकी रिवर है ये मंदाकिनी रिवर है, मंदाकिनी रिवर आपकी केदारनाथ के पास फ्लो करती है, ठीक है, और ये अलकनंदा से मिल रही है कौन से प्रयाग में, रुद्र प्रयाग में, ठीक। फिर पांचवा है आपका जिसको निमोनिक ध्यान रखना है बैड, जिसके ऊपर क्वेश्चन भी आया था, यहाँ पे आपकी भागीरथी रिवर है जो कि अलकनंदा से मिल रही है कहाँ पे देवप्रयाग में, ठीक, देवप्रयाग में। तो ये आपका नॉर्थ टू साउथ सीक्वेंस है, वही निमोनिक है डीएवी नान पाक मार डी, इसमें जो लास्ट लस के लेटर्स हैं प्रयागों के नाम में, ए जो कॉमन है ये आपकी अलकनंदा है, फिर ये साइड साइड में जो आपकी रिवर्स है वो मिल रही है। अब ये जो रिवर्स के नाम है ये मैंने यहाँ पे आपको ध्यान रहे इस वजह से मैंने ऐसा लिखा है, कुछ इसमें से रिवर्स है जो आपकी ईस्ट से भी आके इसमें मिल रही है, तो ये वाला आपका सीक्वेंस रिवर का वैसा वाला नहीं है, सीक्वेंस ही है बस ईस्ट टू वेस्ट में, जैसे आपकी पिंडार है वो इधर से आके मिलती है, ठीक है ना। तो वैसे कर करके इसको सीक्वेंस को बस वैसा मत मानिएगा, बाकी आपका ये वाला जो सीक्वेंस है ये बिल्कुल जिस तरह का है वही है, बस इसका कुछ कुछ रिवर्स इसमें यहाँ से भी मिल रही है, यहाँ पे थोड़ा सा हौच पौच हो जाता है, इस वजह से मैंने इनको यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है ना। तो एक प्रयाग के बारे में पूछा है तो आपको बाकी के प्रयाग भी पता होने चाहिए। ऐसे इसका कुछ निमोनिक वैसा वाला नहीं है, लेकिन मैं एक बार बच्चों को पढ़ा रही थी तो मैंने उन्हीं को पूछा था कि आप इसको सीक्वेंस को कैसे याद कर सकते हैं, तो उन्होंने कुछ सीक्वेंस बनाया था, मैं बता देती हूँ, फनी वनी नहीं है पर एग्जाम में शॉर्ट टर्म मेमोरी में आपको याद करने के लिए हेल्प करेगा शायद। तो ये बच्चों का ये मेरा नहीं है, तो देखिए क्या वो लोग बोल रहे थे कि डीएवी में, डीएवी क्या है आपकी स्कूल है, डीएवी में जाके हमको नान खाना है और नान खाने के बाद पाक को मारना है, यानी पाकिस्तान को मारना है बुरी तरीके से, ऐसा उन्होंने बनाया था, और इसकी वजह से मुझे भी थोड़ा सीक्वेंस याद करने में हेल्प मिली थी। अगर आपको भी याद हो जाए तो फिर अच्छी बात है, नहीं हो तो फिर अगर आप ऐसे याद कर सकते हैं तो भी ठीक है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्षेत्रफल के हिसाब से नीचे दिए गए बायोस्फीयर रिजर्व का घटता क्रम क्या होगा। अब अगर हम बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है, ठीक है ना, उस मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत बायोस्फीयर रिजर्व का क्या हुआ है, गठन किया गया है। इंडिया में भी अगर हम देखें तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, इसमें से कुछ बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के अंतर्गत आते हैं। हमारा जो बायोस्फीयर रिजर्व वाला टॉपिक होगा इसमें हम इसको अच्छे से डील करेंगे, पर पीवाईक्यू में देखिए क्वेश्चन क्या है वो समझने की कोशिश करिए। इसमें क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल के हिसाब से इनको घटता क्रम क्या होगा, तो आप जहां पे भी आपके बायोस्फीयर रिजर्व की आपने लिस्ट लिखी है, आप उसको 18 ही तो है, तो आप एक एक का बायोस्फीयर रिजर्व का एरिया मत ध्यान करिए, लेकिन उसको आप एक सीक्वेंस में अरेंज कर लीजिए, तो उससे आपको पिक्चर फॉर्म में चीजें ध्यान देंगी कि हाँ मैंने ये वाला बायोस्फीयर रिजर्व थोड़ा सा हायर साइड में पढ़ा था, मतलब इसका एरिया क्या होगा, बड़ा होगा। ऐसे अगर हम देखें ओवरऑल बात करें तो जो आपका गल्फ ऑफ कच्छ है ना, गल्फ ऑफ आपका कच्छ है, यानी कि कच्छ की खाड़ी वाला जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व है ये इंडिया का लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है। सेकंड अगर हम बात करें तो जो आपकी मन्नार की खाड़ी है ये सेकंड नंबर का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। सुंदरबन आपका तीसरा सबसे बड़ा नंबर का बायोस्फीयर रिजर्व है। और अगर हम सबसे छोटे बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो आपका डिब्रू साइखोवा नाम का बायोस्फीयर रिजर्व है, कहाँ पे, असम में, ये सबसे छोटा आपका बायोस्फीयर रिजर्व है। लेकिन सिर्फ ये चीजें पता होने के बावजूद भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, ठीक है ना। तो इस वजह से आपको एक बार सीक्वेंस एक जगह पे लिख लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन 2 बार पूछे गए हैं 1-2 साल के गैप में, ठीक। तो चलिए यहाँ पे हमको मन्नार की खाड़ी बड़ा है, सुंदरबन उससे छोटा है, तो ये 2 ऑप्शन हमको कहाँ पे दिख रहे हैं, बी में दिख रहा है और सी में दिख रहे हैं। फिर इसके बाद आपका कंचनजंगा और पचमढ़ी, इसमें कंफ्यूजन है, तो अगर आता है तो ठीक है, वरना अपने इंस्टिंक्ट से अगर आप बी और सी में अगर आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बहुत कम है, अगर ऐसा है कि आप ठीक ठाक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं तो फिर ऐसे क्वेश्चन में रिस्क मत लीजिए। लेकिन जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपने बहुत कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और यहाँ पे
कर भी देंगे तो कोई चांस नहीं है, तो फिर वहां पे ऐसे क्वेश्चन में आपको रिस्क लेना पड़ेगा। तो मैं अगर आपका सही सही आंसर इसमें आपको बताऊं तो मन्नार की खाड़ी है, फिर सुंदरबन है, फिर आपका कंचनजंगा है, फिर आपका पचमढ़ी है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी आपका जस्ट 2-3 साल में रिपीट हुआ था, वही वाला क्वेश्चन है। नीचे दिए गए बात रिजर्व को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में लगाएं। इसमें देखिए पचमढ़ी, कंचनजंगा, पन्ना, नंदा देवी, अगस्त्य मलाई, इसमें भी आपका जो हमने पढ़ा है उसमें से कुछ नहीं पूछा। इसमें बस हमने, क्योंकि ये पहले क्वेश्चन आया हुआ था जिसमें हमने क्या देखा है, देखिए इसमें से कौन से पूछा है, कंचनजंगा और पचमढ़ी था शायद पहले वाले क्वेश्चन में। देखिए कंचनजंगा और पचमढ़ी, जिसमें कंचनजंगा क्या है, पचमढ़ी से बड़ा है। तो अगर हमने पीवाईक्यू का एनालिसिस किया तो देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। मतलब कि घटते क्रम में लगाना है, मतलब कंचनजंगा पहले आना चाहिए पचमढ़ी के। देखते हैं कहाँ कहाँ पे है। कंचनजंगा पहले है आपके पचमढ़ी के, यहाँ पे पचमढ़ी पहले कंचनजंगा के, तो एक ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे भी पचमढ़ी आपका पहले है कंचनजंगा के, ये भी गलत हो गया। सी में आपका कंचनजंगा पहले है पचमढ़ी के, और डी में भी कंचनजंगा पहले पचमढ़ी के। मतलब कि कंचनजंगा के बाद और दूसरे में नंदा देवी है, मतलब कंचनजंगा आपका बड़ा है, इसके बाद नंदा देवी है, फिर पचमढ़ी है। सी और डी दोनों में ये दिया है। फिर आपको अगस्त्य मलाई और पन्ना में बस कंफ्यूजन है। तो अगस्त्य मलाई आपका, अब जो आंसर है वो मैं बता रही हूँ, अगस्त्य मलाई आपका बड़ा है, पन्ना छोटा है। तो यहाँ पे भी आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अरेंज द फॉलोइंग सॉइल ऑर्डर्स अकॉर्डिंग टू यूएसडीए क्लासिफिकेशन, यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के क्लासिफिकेशन के हिसाब से हमको डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना है कि कितना एरिया कवर करती है। ठीक है ना। तो आपने अलुवियल सॉइल का नाम पढ़ा होगा। अलुवियल सॉइल से मिलती हुई आपकी कौन सी सॉइल है, इंसेप्टी सॉइल है। ठीक है। अगर इंसेप्टी सॉइल की मैं बात करूं तो इंसेप्टी सॉइल आपकी अलुवियल सॉइल से मिलती हुई है। फिर अगर मैं बात करूं कि जैसे हम वर्टी सोल बात करते हैं तो वर्टी सोल आपकी क्या है, ब्लैक सोइल से मिलती जुलती सॉइल है। तो ये आप जो सॉइल वाले टॉपिक पढ़ रहे हैं ये आपके यूएसडीए का क्लासिफिकेशन है। जो इंडिया में लैंड यूज प्लानिंग जो करते हैं ना उसमें भी ये वाला वर्गीकरण हम यूज करते हैं। तो अभी मैं इसको इतना डिटेल में नहीं जानेंगे, लेकिन इसका जो सीक्वेंस है वो हमको पता होना चाहिए। बाकी सॉइल वाले चैप्टर में हम बाकी की सॉइल्स को अच्छे से डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम बस पीवाईक्यू देख रहे हैं तो थोड़ा सा सीक्वेंस देख लेते हैं। तो आपने इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का नाम सुना होगा, IEA जिसको बोलते हैं। तो IEA, ई से अगर मैं बात करूं तो ई से आपकी है एंटीसॉल्स, ए से अगर बात करूं तो ये है आपकी एल्फीसॉल्स। इसके बाद अगर मैं आऊं वी से तो वी से है आपकी वर्टीसॉल्स। ए से बात करूं मैं तो ए से आपकी हो जाएगी एरिडीसॉल्स। यू से अगर बात करूं तो हो जाएगी अल्टीसॉल्स, और एम से बात करूं तो हो जाएगी मॉलीसॉल्स। ठीक है ना। तो ये आपका सीक्वेंस है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA ध्यान रखिएगा। तो आई से इंसेप्टीसॉल, ई से आपका एंटीसॉल, ए से अल्फीसॉल, फिर आपका वी से वर्टीसॉल, ए से एरिडसॉल, यू से अल्टीसॉल, और फिर एम से मॉलीसॉल। अब इसमें देख लेते हैं आपका इंसेप्टीसॉल किसी ऑप्शन में नहीं है, एंटीसॉल है और अल्फीसॉल है। मतलब कि एंटीसॉल अल्फीसॉल से पहले आना चाहिए। यहाँ पे अल्फीसॉल पहले है तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। एंटीसॉल अल्फीसॉल से पहले आना चाहिए। यहाँ पे भी अल्फीसॉल पहले है तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। फिर ऑप्शन सी में अगर हम देखें तो एंटीसॉल आपका क्या है, अल्फीसॉल से ऊपर है, तो ये आपका सही बन रहा है। डी को देख लेते हैं। डी में भी आपका अल्फीसॉल पहले दिया है, एंटीसॉल बाद में, तो डी आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें सीक्वेंस में से एक बार चेक कर लेते हैं। एंटीसॉल पहले है, फिर इसके बाद अल्फीसॉल है, हाँ सही हुआ। फिर आपका अल्टीसॉल है यू वाला, फिर एरिडसॉल है। ये बस थोड़ा सा चीज गलत हो गई है। यहाँ पे अल्टीसॉल की जगह आपका पहले एरिडीसॉल आना चाहिए था। एरिडीसॉल आपका ऊपर है, इसके बाद आपका यहाँ पे अल्टीसॉल्स आना चाहिए था। ठीक है, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा तो आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मतलब ये एरिडीसॉल यहीं पे रहेगा, यहाँ पे आपका अल्टीसॉल्स आएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एग्रोफॉरेस्ट्री कहाँ है, ये 2019 में क्वेश्चन आया था। तो जो आपकी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। उसकी एक लिस्ट है और प्रॉपर तरीके से लिस्ट में आप देख के उसको ध्यान कर लीजिएगा, या जो इम्पोर्टेंट आपके ऑर्गेनाइजेशन है
उससे अगर पीवाईक्यूज में या किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन जिन जिन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन से आप एक बार उसको ही एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो उसका जो सीधा सीधा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, झांसी। अब ये क्वेश्चन आते हैं देखिए तो नहीं आते। अगर बिल्कुल भी तुक नहीं लग रहा है कि कहाँ पे, तो फिर ऐसे क्वेश्चन को एलिमिनेट करिए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट वाले हैं पहले आए हुए हैं उनको एक बार देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उचित और लाभकारी मूल्य, एफआरपी निम्न में से किस फसल से जुड़ा है। अगर हम एमएसपी की बात करें तो एमएसपी आपका जो आपका धान है, तिलहन है, गेहूं है, इन सब फसलों के लिए आपको दिया जाता है। लेकिन जब हम शुगर केन की बात करते हैं तो शुगर केन की हम बात करते हैं, शुगर केन में आपको जो जिस तरह की एमएसपी दी जाती है उसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, एफआरपी है, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, गन्ना। एग्रीकल्चर वाले टॉपिक में हम ये सब डिस्कस करेंगे। एफआरपी की घोषणा केवल गन्ना नियंत्रण आदेश 1976 के तहत गन्ने के लिए की जाती है। एमएसपी कई फसलों पर लागू होता है, एफआरपी केवल गन्ने पर लागू होता है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए जो आपका एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, वो कितने टाइप की आपकी फसलों के लिए दिया जाता है। इसमें आपकी कितनी फसलें हैं जो रबी क्रॉप है, कितनी है जो आपकी खरीफ क्रॉप है, और कितनी है जो आपकी कैश क्रॉप्स हैं। ठीक है, कैश क्रॉप्स है जो आपकी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है। ये बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बाइफर्केशन। कमेंट सेक्शन में चलिए कमेंट नहीं भी करना हो तो एक बार आप खुद के लिए उसको रिवाइज कर लीजिए, है ना। अगर आपको ये चीजें याद आ रही है मतलब आपकी प्रिपरेशन ठीक है, लेकिन अगर दिसंबर आ गया और आपको ये चीजें नहीं याद आ रही है मतलब आपका कोई टॉपिक ठीक से रिवाइज नहीं है, तो एक बार फटाफट उसको गो थ्रू कर लीजिए। कमेंट करना हो करिए, नहीं करना है मत करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ पे सिचुएटेड है, उसका सीधा सीधा आपका आंसर है ये आपका देहरादून में। आगे बढ़ते हैं। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी और ये आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इसरो के डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के तहत कार्य करता है। चलिए, गोंडवाना कोयला भंडार के लिए कौन सी नदी घाटी सबसे महत्वपूर्ण है, इसके बारे में अगर बात करें इसका भी सीधा सीधा आंसर है गोंडवाना कोयला भंडार की। अगर हम बात करें तो कौन से रीजन की बात करें, आपका जो झारखंड और उड़ीसा वाला जो क्षेत्र है उसके बारे में बात हो रही है। छत्तीसगढ़ में भी गोंडवाना ही टाइम का बना हुआ कोयला भंडार हमको देखने के लिए मिलता है। जो सबसे महत्वपूर्ण घाटी आपकी कौन सी, दामोदर नदी घाटी है। ठीक है, और ये इंडिपेंडेंस की बात की आपकी पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया है। तो यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा, दामोदर नदी घाटी। झारखंड पश्चिम बंगाल में दामोदर घाटी को भारत का रूर भी कहा जाता है। रूर वैली आपकी कहाँ है, जर्मनी में है, जो कि गुड क्वालिटी का जो कोल है, कार्बोनिफेरस कोल है, उसके लिए फेमस है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें गोंडवाना काल का सबसे बड़ा कोयला का भंडार है। झरिया, रानीगंज, ये झरिया आपका कहाँ है, झारखंड में है। रानीगंज आपका वेस्ट बंगाल में है। बोकारो, करणपुरा जैसे बड़े कोयला क्षेत्र यही है। ये सब हम करेंगे, बस मैं आपको आइडिया दे रही हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आए जाते हैं। कौन सा लौ एवं इस्पात संयंत्र लौ अयस्क क्षेत्र और कोयला क्षेत्र के बीच में स्थित है, तो आपका जो इसमें बोकारो है ना। तो बोकारो जो आपका लौ और इस्पात संयंत्र है ये कहाँ है, जो आपका कोयला क्षेत्र है, झरिया वहां से कोयला लेता है, और जो नुआ मुंडी है झारखंड में वहां से लौ अयस्क लेता है। ये चीजें भी फैक्चुअल है, आपने किया है तो किया है, नहीं किया तो नहीं किया है। तो आपका जो इंडस्ट्री वाला टॉपिक आएगा उसमें जब इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट देखेंगे तो वहां पे हम ये सारी चीजें कवर करेंगे। ठीक है ना, कि कौन सा आपका प्लांट है, कहाँ से आयरन ओर लेता है, कहाँ से आपका कोयला लेता है। ठीक, चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कोयला खदानों झरिया और आयरन और नोआमुंडी के बीच बनाया गया था, इससे कच्चे माल की ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम हो जाती है। अगर आप दो रॉ मटेरियल वाले रीजन के बीच में अगर प्लांट स्टेब्लिश करते हैं तो फिर आपको जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगी रॉ मटेरियल को इम्पोर्ट करने में, तो वो आपकी कम बैठेगी। ठीक है ना। मलाज खंड मध्य प्रदेश किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो जो आपका तांबा अयस्क है ना, इसका जो सबसे बड़ा जो उत्पादक है वो आपकी मलाज खंड माइंस है, जो कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है, इस तरह के आपके क्वेश्चंस आते हैं तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, और इसमें आपको फिर भी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक, मलाजखंड कॉपर माइन बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में है, इज द लार्जेस्ट कॉपर माइन इन इंडिया। इट इज ऑपरेटेड बाय हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। इट इज नोन स्पेसिफिकली फॉर कॉपर, नॉट आयरन, मैंगनीज और बॉक्साइट। तो स्पेसिफिकली किसके लिए जानी जाती है, कॉपर के लिए जानी जाती है। ठीक है, तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। वीडियो को अगर आपको लग रहा है कि चीजें आपको बहुत समझ में आ रही हैं और आप मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि आपका टाइम बहुत ज्यादा जा रहा है, तो आप वीडियो की
जो स्पीड है उसको बढ़ा के भी देख सकते हैं, लेकिन इसको कंप्लीट जरूर करिएगा। आपको कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा उसमें एडिट फैक्ट मिलेगा, आपका रिवीजन होगा, और कहीं पे आपको कुछ कंसेप्चुअल क्लैरिटी अगर नहीं है तो वो भी देखेंगे, ठीक है ना। कुछ अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर